पैथोलॉजी में जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेलुलर अडेप्टेशन। जो सेलुलर अडेप्टेशन होती है वो कैसे होती है, देखिए इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है वो क्या करवाता है, वो सेल्स की सेलुलर अडेप्टेशन करवाता है। कैसे होती है, बेसिकली सेलुलर अडेप्टेशन में क्या होता है, रिवर्सिबल होती हैं। जैसे ही हम स्टिमुलस इन्वायरमेंटल स्टिमुलस रिमूव करेंगे तो सेल अपनी दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। तो इसकी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, ऐसे सेल की अडाप्टेशन जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं। और सेकंड है कि ऐसी अडाप्टेशन सेलुलर जो सेल के लिए हार्मफुल होती हैं। बेनिफिशियल में हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होती है, रिवर्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल किस चीज की एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही यूट्रस की इनलार्जमेंट होती है, जब बेबी की ग्रोथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या है, सेलुलर अडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल की एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि जब भी बेबी डिलीवर होगा तो यूट्रस दोबारा अपने नॉर्मल हालत में आ जाता है, दोबारा क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो लेकिन एग्जांपल क्या है, यूट्रस इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इसकी एग्जांपल है। जबकि सेलुलर अडेप्टेशन हार्मफुल की बात करें, जो डिजीज कॉज करती हैं वो क्या होती हैं, पैथोलॉजिकल होती हैं। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ये ऐसी होती हैं डिजीज कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, एक पेशेंट है, उसको लॉन्ग टर्म क्या है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसको क्या है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है। जैसे ही उसकी लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो क्या करवा देती है, वो आपके मायोकार्डियल होती है, जो यानी हार्ट की लेयर्स होती हैं, उसकी हाइपरट्रॉफी यानी उनका साइज इंक्रीज कर देती हैं। ये क्या है आपकी पैथोलॉजिकल सेलुलर अडेप्टेशन। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। उसने बोला है सेलुलर अडेप्टेशन क्या है, ये एक तो रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, नंबर वन एक फिजियोलॉजिकल होती हैं, दूसरी क्या है, पैथोलॉजिकल होती हैं। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो इसकी एग्जांपल क्या है, जब यूट्रस की इनलार्जमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये हमारे पास बेनिफिशियल क्यों है, इस वजह से बेनिफिशियल है कि ताकि आपकी जो बेबी है उसकी ग्रोथ हो सके। जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, ये यूट्रस की इनलार्जमेंट हुई होगी, ये वापस क्या होगी, रिवर्स हो जाती है, दोबारा साइज में आ जाता है। पैथोलॉजिकल क्यों हो रही है, एक पेशेंट है, उसको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, अब उसे लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो क्या करवाती है, आपके जो मायोकार्डियल होती हैं उसकी मायोकार्डियल की हाइपरट्रॉफी करवा देती है। हाइपर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, ट्रॉफी का मतलब साइज, उसका साइज मायोकार्डियल का इंक्रीज कर देती है। दूसरी इसने बात की, अगर ये स्ट्रेस एक्सेसिव रहे, अगर ये ज्यादा स्ट्रेस है, ये एक्सेसिव है, दूसरा क्या परसिस्टेंट है, लॉन्ग टर्म है, तो ये क्या होगा, जो सेल्स होता है इसकी ब्रेकडाउन करवा देगा। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो सेल की इंजरी हो जाएगी। अब उसने बोला अगर स्ट्रेस एक्सेसिव ज्यादा या परसिस्टेंट है, ज्यादा देर रहा है, तो अडाप्टेशन जो हो रही होती हैं वो क्या करवाती हैं, सेल्स की, वो सेल की फिर प्रोग्रेस कर जाती हैं, सेल की इंजरी करवा देते हैं। इसी एग्जांपल क्या दी हुई है उसने कि अगर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी है, आपको पता ना हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी क्या करवा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, जो आपके मायोकार्डियल है, वहां के जो हार्ट के टिश्यूज हैं उसकी इंजरी करवा देती है, अगर लॉन्ग टर्म रहे। जब उसकी इंजरी हो जाएगी यहाँ के मसल्स की, तो क्या करवा सकते हैं, वो हार्ट फेलियर करवा सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है हाइपरट्रॉफी। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, ट्रॉफी का मतलब साइज। इसमें सेल का साइज इंक्रीज होता है। अब उसने बताया इंक्रीज द साइज ऑफ सेल कैसे होता है, सेल को अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सेल्स को क्या करवाना पड़ता है, अपनी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है और जो अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं उसका ये साइज इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ऑर्गेनेलिज का क्यों, क्योंकि अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, जिसकी वजह से सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है कार्डिक हाइपरट्रॉफी। हार्ट की हाइपरट्रॉफी की बात की हुई है, वो कैसी होती है, अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहे, जिसमें इंसान का क्या हो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहे। हाइपरप्लेजिया, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज और प्लेजिया का मतलब सेल। इसमें क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं हाइपरप्लेजिया में। कैसे होते हैं, एक कोई स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस के नतीजे में क्या होती है, कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है।
प्रोलीफरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, या इसको प्रोलीफरेशन को हम ग्रोथ भी कहते हैं, नॉर्मल ग्रोथ। अगर कोई स्टिमुलस है जिसकी वजह से कंट्रोल्ड ग्रोथ किस चीज की होती है, स्टेम सेल्स की, जो हमारे कहाँ पे बोन मैरो में पड़े होते हैं। स्टिमुलस के नतीजे में कंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन होती है स्टेम सेल्स की और डिफरेंशिएटेड सेल्स की। डिफरेंशिएटेड सेल्स को आपके पास होते हैं जो मैच्योर्ड सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं। स्टिमुलस के नतीजे में कंट्रोल्ड प्रोलीफरेशन होती है स्टेम सेल्स की और आपके मैच्योर्ड सेल्स की, डिफरेंशिएटेड सेल्स की, जिसकी वजह से आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसने एग्जांपल दी हुई है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल है, ये ज्यादातर हार्मफुल नहीं कंडीशन होती, ठीक है। उसने एग्जांपल दी हुई है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच की। बीपीएच में क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोस्टेट के नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर उसने बोला कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो, अगर ये स्टिमुलस बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होता है। पैथोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जो डिजीज कॉज करता है। अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, अबनॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स की इंक्रीज हो जाते हैं, अबनॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, जिसने उसने बताया हुआ एंड उसकी एग्जांपल क्या, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बेसिकली क्या है, जो यूट्रस की लाइनिंग है वहां पे सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। यूट्रस की लाइनिंग क्या होती है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं वहां पे। और उसने बोला जिसकी वजह से क्या होगा, ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ये बेसिकली प्रोग्रेस कर सकता है आपका डिस्प्लेजिया में। डिस्प्लेजिया आपका बेसिकली क्या है, डिस्प्लेजिया का मतलब है अबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट। और उसने बोला है कि एंडोमेट्रियल प्रोग्रेस कर सकता है अबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट, जिसको डिस्प्लेजिया कहते हैं, और कैंसर सेल्स में, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। एट्रोफी में क्या होता है जी, ए का मतलब होता है डिक्रीज, ट्रॉफी मतलब होता है साइज। इसमें क्या होता है, सेल का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और सेल का जो साइज है डिक्रीज होने के साथ साथ जो सेल के अंदर जो टिश्यू मैस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज टिश्यू मैस क्यों डिक्रीज हो रहा है, सेल का, क्योंकि सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। अब सेल का जो साइज डिक्रीज हो रहा है, इसके 4 मैकेनिज्म इसने बताए हुए हैं। नंबर 1 की बात करें, उसने बोला कि अगर साइटोस्केलेटन है उसकी डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है, और किस पाथवे के थ्रू हो रही है, यूबिक्विटन प्रोटियोसोम पाथवे। यूबिक्विटन जो प्रोटियोसोम पाथवे उसकी वजह से साइटोस्केलेटन की डिग्रेडेशन हो रही है। और बेसिकली पाथवे है क्या, ये बेसिकली एक सेल्स का अपना मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्स की डिग्रेडेशन होती है। और कौन से सेल की डिग्रेडेशन होती है, जो आपके अनवांटेड होते हैं और डैमेज सेल्स होते हैं, उनकी क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। तो सेल का ऐसा मैकेनिज्म है इन विच सेल्स डिग्रेडेड अनवांटेड एंड डैमेज प्रोटीन्स। और सेकंड इसने मैकेनिज्म बताया हुआ है दूसरा एटोफेगी के जरिए क्या होता है, सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, एटोफेगी में जो सेल खुद ब्रेकडाउन कर रहा होता है, सेल ब्रेकडाउन खुद कर रहा होता है आपकी जो रिसाइकल्ड डैमेज ऑर्गेनेलिस की और प्रोटीन्स की। तो ऑटोफैगी में ये हुआ कि सेल खुद बेसिकली सेल्स की ब्रेकडाउन कर रहा होता है और रिसाइकल आपकी कर रहा होता है डैमेज ऑर्गेनेलिस और प्रोटीन्स की। तो थर्ड इसने मैकेनिज्म बताया हुआ है, इसमें क्या होता है, आपकी एट्रोफी क्यों हो रही है, आपकी अगर प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है। और बेसिकली एट्रोफी क्यों हो रही है, एट्रोफी कैन ऑकर ड्यू टू डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। और ये कौन सी प्रोटीन होती हैं जो आपकी नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं सेल्स के फंक्शंस के लिए और सेल्स के स्ट्रक्चर के लिए। तो ये कौन सी प्रोटीन जिनकी सिंथेसिस कम हो रही है, जो सेल्स के लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं सेल के स्ट्रक्चर के लिए और सेल के फंक्शंस के लिए। और जो चौथा इसने बताया एट्रोफी क्यों होती है, अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो रही हो अपोप्टोसिस की वजह से। इसमें बेसिकली अपोप्टोसिस में क्या होता है, आपकी प्रोग्राम सेल डेथ होती है। और जो एट्रोफी की कॉजेज क्या हो सकती हैं, नंबर 1 इसने कॉज बताया डिसयूज, मतलब ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं जो बेसिकली रेगुलर यूज नहीं हो रहे होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, उनमें एट्रोफी हो जाती है, उनका सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। दूसरा उसने बताया हुआ डीनर्वेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो नर्व होती है वो लॉस हो जाती है, जो बेसिकली सप्लाई कर रही होती है आपके टिश्यूज और आर्गन को। और थर्ड इसने बताया हुआ है कि आपके अगर ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए, अगर आप टिश्यूज या आर्गन्स की वहाँ पे ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए जिसकी वजह से उनका साइज डिक्रीज हो जाता है। नंबर 4 अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन भी लॉस हो जाए जिसकी वजह से एट्रोफी हो सकती है। और नॉर्मल हार्मोन
क्या करवा रहे थे आपकी, बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल करवा रहे होते हैं आपकी सेल की ग्रोथ में और सेल के फंक्शंस में। और चौथी और फिफ्थ इसकी कॉज हो सकती है ट्रॉफी की, अगर पुअर न्यूट्रिशन हो। जब पुअर न्यूट्रिशन होगी तो क्या होगा, वहाँ पे इनफ न्यूट्रंट्स और न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर खुराक नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से उनका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया को पढ़ने से पहले हम इसे डिटेल समरी में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेटाप्लेजिया में क्या होता है, क्रोनिक इरिटेंट्स होते हैं। क्रोनिक इरिटेंट्स हम किस चीज़ की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ लेते हैं। एक गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, दूसरा हम स्मोकिंग, ये पेशेंट जो स्मोक करता है। ये बेसिकली ऐसे क्रोनिक इरिटेंट्स होते हैं, ये आपकी जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग करवा देते हैं। और जो स्टेम सेल बेसिकली क्या है, ये आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ से बनते हैं, राइज होते हैं। तो क्या हुआ, डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, जिससे क्या होते हैं आपके डिफरेंशिएटेड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं। क्रोनिक इरिटेंट्स इन स्टेम सेल्स की रीप्रोग्रामिंग करवा देते हैं। रीप्रोग्रामिंग होने का मकसद क्या होता है, ताकि जो स्टेम सेल्स रीप्रोग्रामिंग का मकसद ये होता है ताकि जो अनदर टाइप ऑफ सेल बने वो इस स्ट्रेस के साथ बेटर स्टैंड कर सके, ताकि इस स्ट्रेस को अडेप्ट कर सके। तो ये बेसिकली क्या करते हैं आपके स्टेम सेल, ये आपकी चेंज द सेल टाइप को चेंज कर देते हैं, जो क्या कर सकते हैं, वो बेटर स्टैंड कर सकते हैं इस न्यू स्ट्रेस या इंजरी के साथ। इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे एक पेशेंट है, उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, आपका बैरेट एसोफेगस हो जाता है। बैरेट एसोफेगस में क्यों होता है, देखिए नॉर्मल कौन सी लेयर मौजूद होती है आपकी, नॉर्मल आपकी मौजूद होती है लेयर, उसमें स्केमस एपिथेलियम। जब ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये स्केमस एपिथेलियम इस स्ट्रेस के साथ होल्ड नहीं कर पाएगी, ये क्या करेगी, अनदर टाइप ऑफ सेल में चेंज हो जाएगी, अनदर टाइप ऑफ सेल में चेंज हो जाएगी जो इस स्ट्रेस के साथ बेटर स्टैंड कर सकता है। और ये किस चीज से रिप्लेस हो जाएगी, फिर आपकी कोलुमिनर एपिथेलियम के साथ रिप्लेस हो जाएगी, जो आपकी बैरेट एसोफेगस में मौजूद होती है। तो बैरेट एसोफेगस का समझ आ गया आपको, इसमें नॉर्मल स्केमस एपिथेलियम किसके साथ रिप्लेस हो जाती है, कोलुमिनर एपिथेलियम में। अगर एक पेशेंट है वो स्मोक करता है, तो स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, उसके जो लंग्स में नॉर्मल जो लेयर मौजूद होती है, क्या सी होती है, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम मौजूद होती है। लेकिन वो स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, ये इरिटेंट मजीद लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो क्या होंगे, जो आपकी जो नॉर्मल लेयर सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम है, इस स्ट्रेस के साथ स्टैंड नहीं कर पाती है। तो बॉडी क्या करेगी, इसको, इसकी जो सेल है टाइप है, इसको लेयर को डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर में चेंज कर देगी। तो नॉर्मल सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम किस में चेंज हो जाएगी, स्ट्रैटिफाइड स्केमस एपिथेलियम में। दूसरा आप इस बात को समझे, जो बैरेट एसोफेगस में मैंने आपको बताया था, नॉर्मल स्केमस एपिथेलियम किस चीज के साथ रिप्लेस हो रही थी, कोलुमिनर एपिथेलियम में। अगर ये स्ट्रेस परसिस्टेंट रहे, मौजूद रहे, तो क्या होगा, इसकी वजह से डिस्प्लास्टिक चेंजेस हो सकती हैं। और डिस्प्लास्टिक चेंजेस बेसिकली क्या होती हैं, ये आपकी प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल ग्रोथ होती है, यानी कैंसर से पहले प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल ग्रोथ होती है। तो बैरेट एसोफेगस लॉन्ग स्टैंड रहेगा, तो उसकी वजह से किस चीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट को एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। अब बेसिकली उसने मेटाप्लेजिया में यहाँ पे लिखा क्रोनिक इरिटेंट्स। क्रोनिक इरिटेंट बेसिकली क्या करवाते हैं, आपकी रीप्रोग्रामिंग, जो स्टेम सेल्स की रीप्रोग्रामिंग करवा देते हैं, ताकि रीप्रोग्रामिंग इस वजह से करते हैं ताकि वो अनदर टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करें जो इस स्ट्रेस के साथ बेटर स्टैंड कर सके। तो इसमें बेसिकली मेटाप्लेजिया में क्या होती है, रिप्लेसमेंट होती है वन सेल टाइप की विद अनदर के साथ, जो क्या कर सके, वो जो अडेप्ट इस न्यू स्ट्रेस को अडेप्ट कर सके, अब्सॉर्ब कर सके, स्टैंड कर सके। तो उसने बोला मेटाप्लेजिया यूजुअली क्यों होता है, ये यूजुअली होता है ड्यू टू एक्सपायर ऑफ इरिटेंट्स की वजह से होता है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड का मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, जो क्या करवाता है, आपका बैरेट एसोफेगस करवा सकता है।
यहाँ पे जैसे उसने डायरेक्ट लिखा गैस्ट्रिक एसिड से बैरेट एसोफेगस होता है या टबैको की वजह से या स्मोक की वजह से क्या होता है, आपका नॉर्मल जो लेयर होती है लंग्स की वो कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम। उसने बोला ये लिखा हुआ नॉर्मल सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है, ये रिप्लेस हो जाती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ये। तो उसने बोला कि इससे मेटाप्लेजिया से क्या होगा, ये प्रोग्रेस हो सकता है डिस्प्लेजिया के साथ, डिस्प्लेजिया इसके साथ बन सकता है। डिस्प्लेजिया बेसिकली क्या आपके प्री कैंसरस एपिथेलियल ग्रोथ है। इसमें क्या होता है, अगर डिस्प्लेजिया हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है विद परसिस्टेंट इंसल्ट के साथ, यानी परसिस्टेंट स्ट्रेस के साथ क्या होगा, ये मैलिग्नेंट कैंसर में चेंज हो सकता है। जैसे बैरेट एसोफेगस चेंज होता है किसमें, एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा में। यहाँ पे उसने बताया मेटाप्लेजिया क्या होता है, इसमें एपिथेलियल सेल्स तक ये लिमिटेड नहीं रहता है, ये आपके मेटाप्लेजिया कनेक्टिव टिश्यूज में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर उसने बताया हुआ है कि एग्जाम्पल दी है मायोसाइटस ऑसिफिकेंस, इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई भी ट्रामा में मसल रप्चर हुआ है तो उस मसल में दोबारा मसल्स बनने की बजाय यहाँ पे क्या होता है, बोन सेल्स आ जाते हैं, बोन सेल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं मायोसाइटस ऑसिफिकेंस। उसने बोला है कि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ बोन की फॉर्मेशन होगी मसल्स के अंदर आफ्टर ट्रॉमा, यानी नॉर्मल तो मसल्स के अंदर ट्रॉमा के बाद मसल ही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बोन सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, उसे बोलते हैं मायोसाइटस ऑसिफिकेंस। और किस चीज की एग्जांपल है, वो मेटाप्लेजिया की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया बेसिकली कैसे होता है, ये हाइपरप्लेजिया, हाइपर का मतलब इंक्रीज और प्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। और मेटाप्लेजिया में क्या होता है, आपके जो स्ट्रेस की वजह से, क्रोनिक इरिटेंट की वजह से वन टाइप ऑफ सेल चेंज होती है अनदर टाइप ऑफ सेल, ताकि वो बेटर स्टैंड कर सके स्ट्रेस के साथ। इसमें सेल टाइप चेंज होती है। दो ऐसी कंडीशन है, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया, ये आगे प्रोग्रेस हो जाती है किसमें, डिस्प्लेजिया करवा देती हैं। और डिस्प्लेजिया बेसिकली क्या है, ये आपकी प्री कैंसर यानी कैंसर से पहले अबनॉर्मल एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ है, प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल ग्रोथ है। और नॉर्मल आपको पता है एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज की लाइनिंग्स की ग्रो करवा देते हैं, इंटरनल लाइनिंग्स की लाइनिंग करवा रहे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स की, उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ है बेसिकली डिस्प्लेजिया, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो बाद में क्या करवाते हैं, आपके कैंसर करवा देते हैं। और नॉर्मली ये आपके ट्रू अडेप्टिव रिस्पॉन्स नहीं होता स्टिमुलस के नतीजे में। एक नॉर्मल स्टिमुलस हुआ है उसके नतीजे में हाइपरप्लेजिया हो सकता है, मेटाप्लेजिया हो सकता है, लेकिन उसके नतीजे में डिस्प्लेजिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रू अडॉप्टिव रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, नॉट बेनिफिशियल टू बॉडी। अब उसने बोला हुआ ये डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, आपकी प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ होती है, यानी कैंसर से पहले। अब नॉर्मली ये क्या है, आपका ट्रू अडेप्टिव रिस्पॉन्स नहीं होता, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका कैंसर डेवलप हो सकता है, और ये ट्रू अडेप्टिव रिस्पॉन्स नहीं है। अब बेसिकली डिस्प्लेजिया में क्या होता है, डिस्प्लेजिया में 3 से 4 कंडीशन होती है। नंबर 1, एक तो आपकी जो सेल की यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज, यानी इसमें जो सेल साइज और शेप दोनों क्या होता है, डिस्प्लेजिया में लॉस हो जाता है। इस चीज़ का मतलब क्या है, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप, इसको बोलते हैं पिलोमॉर्फिज्म। सेल की नॉर्मली सेल्स क्या होता है, यूनिफॉर्म्स होते हैं, एक शेप और आपके साइज में होते हैं, एक नॉर्मल। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें आपकी प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो क्या होगा, वो अपना साइज और शेप लूज कर देंगे। एक तो इसमें पिलोमॉर्फिज्म होता है, दूसरा इसमें जो सेल्स की ओरिएंटेशन है ये क्या होती है, ये भी लॉस हो जाती है। ये बेसिकली आपका डिस्प्लेजिया का की फीचर है। इसमें साइज की, इसमें आपके जो टिश्यूज की ओरिएंटेशंस है, जो नॉर्मली ओरिएंटेशन क्यों चाहिए होती है, ताकि वो प्रॉपर सेल अपना स्ट्रक्चरली और प्रॉपर अपने फंक्शन अंजाम दे सके। ये बेसिकली की करेक्टरिस्टिक्स है आपका डिस्प्लेजिया का। थर्ड, इसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं। न्यूक्लियर चेंजेस कैसे आती हैं, आपका जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म होता है उसकी रेशो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो। और इसमें क्लम्प्ड क्रोमेटिन होते हैं, और क्रोमेटिन क्या बनाते हैं, आपका क्रोमोसोम बना रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो बढ़ जाती है और क्लम्प्ड क्रोमेटिन मिलते हैं आपको। अगर माइल्ड एंड मॉडरेट डिस्प्लेजिया हुआ है, जिसमें क्या होता है, माइल्ड एंड मॉडरेट डिस्प्लेजिया में जो आपकी इंटायर एपिथेलियम होती है उसकी वो मुकम्मल एपिथेलियम इन्वॉल्व नहीं होती है,
तो उसमें लिखा हुआ डू नॉट इन्वॉल्व द एंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम। और ये उसने बोला मे रिग्रेस, ये ख़त्म हो सकता है अगर हम एलिवेशन मतलब ये ख़त्म हो सकता है एलिवेशन ऑफ इंसाइटिंग कॉज, यानी हम जो कॉज की वजह से डिस्प्लेसिया होता है उसको क्या ट्रीट कर सकें या उसको रिमूव कर दें, तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसिया क्या होता है, ख़त्म हो सकता है। ये आपको कौन सा, माइल्ड और मॉडरेट डिस्प्लेसिया, अगर इसको हम ट्रीट कर लें। लेकिन जो सिवियर डिस्प्लेसिया होता है जिसमें क्या होता है एक एक्सटेंसिव हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक आपकी जो एपिथेलियम होती है वो डैमेज हुई होती है, तो वो क्या था, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। और उसकी वजह से, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एपिथेलियम इन्वॉल्व हुई होती है, उसकी वजह से कार्सिनोमा इन सिचू हो सकता है। कार्सिनोमा सिचू बेसिकली क्या है, अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर है। और नॉर्मली आपको मैंने डिस्प्लेसिया बता दिया किस वजह से होता है, ये नॉर्मल आपका परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया की वजह से हो रहा है, ये देखें मेटाप्लेजिया की वजह से होता है। दूसरा अगर पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है ऐसा जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। हाइपरप्लेजिया का मतलब, हाइपर का मतलब इंक्रीज होता है, प्लेजिया का मतलब सेल इंक्रीज और नंबर ऑफ सेल्स क्या करवा सकते हैं, आपका डिस्प्लेजिया करवा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेल इंजरी। सबसे पहले पता होना चाहिए सेल इंजरी होती कैसे है। अगर आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी क्या होगी, प्रॉपर आपके टिश्यूज पे नहीं पहुंच रही है। जब वो टिश्यूज पे नहीं पहुंच रही होती, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर सेल इंजरी हो जाएगी। अब देखें कि किन किन कंडीशन में हाइपोक्सिया होता है। नंबर 1, अगर पेशेंट को अनीमिया हो। सेकंड, कि अगर पेशेंट को इस्कीमिया हो जाए या पेशेंट को कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज चल रही हो या उसका फेलियर हो जाए, जिसकी नतीजे में क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी हाइपोक्सिया करवा देते हैं, जैसे कोई केमिकल्स आ जाएं या एजिंग फैक्टर। ये सारी बेसिकली क्या करवाते हैं, ये आपकी सेल इंजरी करवा रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स और एजिंग। अब देखें सेल इंजरी दो तरह की होती है। एक रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स, यानी ऐसी इंजरी जो रिवर्स हो सके। जैसे हम उसका जो कॉजेटिव एजेंट है जो सेल इंजरी करवा रहा था उसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये इंजरी रिवर्स हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म समझे। सबसे पहले इस्कीमिया होता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को हो रहा है, इस्कीमिया होने की वजह से क्या होगा, वहां पे उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज पे कम पहुंचती है, उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा। जब हाइपोक्सिया होता है जिसकी वजह से एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, नंबर 1 चीज। और उसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम की एक्टिविटी और सोडियम पोटाशियम पंप है ये डिक्रीज हो जाएंगे। अब इस चीज को, मैकेनिज्म को समझेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन देखें, अगर इस्कीमिया हो गया है, इस्कीमिया होने की वजह से पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब वो डिक्रीज होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपकी एटीपी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपकी कम बनेगी। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कम बनेगी जिसकी वजह से आपका जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, सोडियम पोटाशियम पंप होता है वो फेल हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, सोडियम सेल के अंदर मौजूद होता है और कैल्शियम का इनफ्लक्स भी सेल के अंदर आ जाता है। जब ये दोनों आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, आइसो ऑस्मोटिक गेन ऑफ वाटर होगा, जिसके नतीजे में वाटर सेल के अंदर मौजूद हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। अब यहां पर देखें लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, आपका रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन कम हुई है, कैल्शियम की एक्टिविटी भी कम हुई है, सोडियम पोटाशियम पंप भी फेल हो गया, जिसके नतीजे में सेल स्वेल हो गया। सेल की स्वेलिंग मैंने आपको बता दिया, इसमें आइसोऑस्मोटिक गेन ऑफ वाटर होता है। और सेल की स्वेलिंग कहाँ पे हो रही है, साइटोसोल में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस में होती है। ये बेसिकली जो सेलुलर स्वेलिंग है ये अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस है, ये मोस्टली एमसीक्यूज है। वो पूछते हैं जी रिवर्सिबल, किसी भी एग्जाम में पूछते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी की अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, वो है सेलुलर स्वेलिंग है। नंबर 1 चीज, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग होती है। नंबर 2 पे क्या होती है, आपके जो राइबोसोमल एंड पॉलीसोमल डी अटैचमेंट होती है। ये डी अटैच कहां से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डी अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम्स वगैरह क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डी अटैच हो जाते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में किस चीज की अकामुलेशन होगी, आपकी बॉडी में अकामुलेशन होगी लिपिड्स की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, जो एक बॉडी के लिए कोई अच्छी कंडीशन नहीं होती लिपिड डेपोजिशन।
थर्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होती है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर चेंजेस आती है। ये नॉर्मल आपकी सेल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब इसमें चेंजेस आएंगे, ये क्या होगा, इसमें ब्लेब्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये वाले मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो जाएगी। ब्लेब का मतलब क्या होता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, ब्लेब फॉर्मेशन होगी। देखें ये आपके ब्लेब्स हैं, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब को क्या बोलते हैं, बल्ज होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बल्ज होंगे। और ये बल्ज क्या करेंगे, आपकी अल्टरेशन करवा देंगे इन द लिपिड कंपोजिशन में। लिपिड कंपोजिशन कहाँ पे मौजूद होते थे, मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये ब्लब्स क्या करवाएंगे, आपकी लिपिड कंपोजिशन जो मेम्ब्रेन की होती है उसकी अल्टरेशन करवा देते हैं। जो थर्ड चेंज आएगी रिवर्सिबल सेल इंजरी में, न्यूक्लियर की चेंज आएगी और उसके अंदर क्रोमेटम क्लम्पिंग होना शुरू हो जाती है। और क्रोमेटम नॉर्मल क्या बना रहे होते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। 4 पे क्या होगा, जब ये रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो क्या होगा, आपका जो लॉस ऑफ फंक्शन होगा, इस ऑर्गन का जो फंक्शन होगा वो लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने मायोकार्डियल सेल्स की एग्जांपल दी हुई है। जो मायोकार्डियल सेल्स है, अगर इस्कीमिया, मायोकार्डियल सेल्स आपको पता है ना, हार्ट के सेल्स होते हैं, हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हार्ट के अंदर इस्कीमिया 1 से 2 मिनट रहे तो उसके नतीजे में जो आपके मायोकार्डियल सेल्स हैं वो नॉन कंट्रैक्टाइल हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। दोबारा हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ये दोबारा क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। ये नॉन कंट्रैक्टाइल कब होते हैं, आफ्टर 1 to 2 मिनट ऑफ इस्कीमिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें क्या होते हैं, आपके माइलिन फिगर्स बनते हैं। माइलिन फिगर्स जो आपके रिवर्सिबल सेल इंजरी में बनते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपके जो प्री ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं उनको बोलते हैं माइलिन फिगर्स। बेसिकली किस चीज का इंडिकेट है, ये आपका इस चीज का इंडिकेट है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नतीजे में क्या होता है, माइलिन फिगर्स बनते हैं। ये बेसिकली इसका इंडिकेटर है। रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात कर रहा है, सो सकती है अगर हम कोई भी जो स्ट्रेस जो आपका हाइपोक्सिया वगैरह है, सेल इंजरी करवा रहा है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल इंजरी करवा रहे हैं, अगर उसको हम रिमूव कर दें, इफ स्ट्रेस रिमूव्ड, तो क्या होगा, आपकी जो इंजरी होती है ये वर्स हो जाती है। अब इसमें देखें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं। इसमें एक तो सेलुलर स्वेलिंग होती है, दूसरी राइबोसोमल डीअटैचमेंट होती है, थर्ड इसमें मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होती है, नंबर 4 पे क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियर क्रोमेटम क्लम्पिंग होती है, और नंबर 5 पे क्या, इसमें माइलिन फिगर्स आपको नजर आते हैं। ये एक रिव्यू था। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ये होता है कि आपकी जो इंजरी सेल की होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती है, इवन कि आप स्ट्रेस को रिमूव कर दें। इफ स्ट्रेस रिमूव्ड, लेकिन जो एक दफ़ा इंजरी हो चुकी है वो हो चुकी होती है, फर्दर आपका सेल रिकवर नहीं हो सकता अगर ये परसिस्ट रहती है। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या होती है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इरिवर्सिबल इंजरी में ये हॉल मार्क है, यानी मेम्ब्रेन आपकी डैमेज, ये क्या है, हॉल मार्क ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज होती है तो वहाँ से क्या होता है, आपके जो साइटोसोलिक एंजाइम होते हैं अंदर मौजूद होते हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर कौन सा एंजाइम है आपको पता होना चाहिए, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन बेसिकली आपके स्केलेटल मसल्स और मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, वो भी ब्रेकडाउन हो, उनके नतीजे में क्या होता है, ये भी लीक होता है। ट्रोपोनिन लीक होता है, इसके नतीजे में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। और दूसरा क्या होता है, आपका जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। दो चीज़ें होती हैं, जब ये दो चीज़ें, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और ट्रोपोनिन लीक होता है, इसकी वजह से आपके जो डिग्रेडेशन एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो उसमें अंदर कौन सी आपको पता है डिग्रेडेशन एंजाइम आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 क्या होता है आपका, प्रोटीएस जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाता है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर की ब्रेकडाउन करवाता है, और लाइपेस जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है। ये बेसिकली एक्टिव हो जाती हैं। एक तो पहले ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है, जब ये एंजाइम एक्टिव होते हैं तो आपके मजीद सेल्स की क्या करवाते हैं, मजीद सेल की डिग्रेडेशन करवा देते हैं, यानी मजीद आपके सेल्स को, फर्दर सेल्स को क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं। ये हो गया नंबर 1 चीज़। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, उसने बोला है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है उसके अंदर जो साइटोसोलिक एंजाइम पड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स वो बाहर लीक होंगे। एक उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे ट्रोपोनिन की, जो सेल से आउटसाइड उसकी लीकेज होती है, और इसके नतीजे में क्या होता है, आपका जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, आपके जो डिग्रेडेशन एंजाइम होते हैं जो डिग्रेड करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सेल को मजीद डैमेज कर देते हैं। दूसरा इसने बताया हुआ है कि आपका जो मायोकॉन्ड्रियल है वो भी डैमेज हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है।
और जब वो मायोकॉन्ड्रियल आपका जो डिसफंक्शन होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, डैमेज होगा, आपकी मायोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब वो इंक्रीज हो जाएगी जिसके नतीजे में ये देखें आपका मायोकॉन्ड्रियल क्या हुआ, डैमेज हो गया है और आपकी जो मायोकॉन्ड्रियल की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। उसके नतीजे में अगर मायोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, आपको पता है उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या बना रही थी, आपकी एटीपी की प्रोडक्शन करवा रही थी। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी डिस्टर्ब लॉस हो जाएगी तो क्या आगे आपकी एटीपी की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, ये क्या आप बेसिकली फिर क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी फॉर सेल्स के लिए, क्रिटिकल कंडीशन फॉर सेलुलर फंक्शन। क्योंकि सेल्स के जितने भी फंक्शन होंगे, एटीपी बेसिकली एनर्जी है। जब सेल के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो सेल क्या होगा, प्रॉपर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसका सर्वाइवल का भी एक उसको फिक्र पड़ जाएगी क्योंकि इसकी एटीपी बढ़ नहीं रही है। अब उसने बोला कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या डिसफंक्शन हुआ है जिसके नतीजे में आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो लॉस हो जाती है, उससे एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती। दूसरा इसने बताया जो आपके लाइसोसोमल एंजाइम होता है वो रप्चर हो जाते हैं। नॉर्मली आपको पहले पता होना चाहिए लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। लाइसोसोम का बेसिकली क्या करवाता है, ये आपके सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन करवा देता है। सेल के ये बेसिकली सेलुलर ब्रेक डाउन का कंपोनेंट है। जब उसने कहा है कि आपका लाइसोसोम यही वाला एंजाइम क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, तो इसके अंदर जितने भी डिग्रेडेशन वाले एंजाइम हैं जो ब्रेक डाउन करवा रहे थे वो रिलीज हो जाएंगे। रिलीज ऑफ दिस एंजाइम, जब ये रिलीज होंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये वाले एंजाइम्स ये फर्दर क्या करवा देंगे, ऑटोलाइसिस करवा देंगे, यानी अपने ही सेल्फ ब्रेक डाउन करवा देंगे, सेल्फ डिग्रेडेशन करवा देंगे। क्योंकि वो ये फट जाता है, रप्चर हो जाता है, तो क्या होगा, इसके अंदर जितना भी इसका मवाद एंजाइम होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, वो अपनी ही फिर डिग्रेडेशन करवा देंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल इंजरी में न्यूक्लियर डिग्रेडेशन होती है। सबसे पहले क्या होती है, पिकोनोसिस होती है। पिकोनोसिस बेसिकली न्यूक्लियर कंडेंसेशन को कहते हैं। न्यूक्लियर कंडेंस होता है वो पहले होता है, फिर आपका क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर है उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है जिसे हम कैरियोहेक्सिस बोलते हैं। पहले न्यूक्लियर कंडेंस हुआ, फिर न्यूक्लियर के फ्रेगमेंट्स बने। वो फ्रेगमेंटेशन क्यों होगी न्यूक्लियर, क्योंकि उसका एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस मीडिएटेड क्लीवेज होती है, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर की फ्रेगमेंटेशन बनती है, जो आपको फर्दर बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में बताऊंगा। नंबर 3 पे क्या होगा, आपके जो न्यूक्लियर है जो पहले तो कंडेंस हुआ, फिर फ्रेगमेंट्स बने, फिर वो डिसॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं कैरियोलाइसिस। आपको ये तरतीब में चीज़ें पता होनी चाहिए, पिकोनोसिस, कैरियोएक्सिस, फिर कैरियोलाइसिस। उसके अलावा आपकी जो मॉर्फस डेंसिटीज़ हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वो माइट्रो इंक्लूजन उनका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बेसिकली किस चीज़ का इंडिकेटर है, ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि सेल के अंदर इरिवर्सिबल इंजरी चल रही है, इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है। अमॉर्फस डेंसिटीज इंक्लूजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एटीपी पे। तो इसके अंदर जो सेल डेथ हो रही होती है वो बॉडी क्या करती है, प्रोग्राम कर रही होती है, एक मंसूबे के तहत कर रही होती है। जब इसके पाथवे डिस्कस करें तो इसके 3 पाथवे होते हैं जिसके अंदर अपोप्टोसिस होती है। सबसे यहाँ पे इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस, बेसिकली इंट्रिंसिक जो इनसाइड हो रही होती है, ये बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली है मायोकॉन्ड्रियल पाथवे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे मायोकॉन्ड्रियल पाथवे। जब जो एक्सट्रिंसिक है पाथवे वो क्या है, आपका डेथ रिसेप्टर पाथवे, ये कैसे अपोप्टोसिस करवा रहा होता है। थर्ड हमारी जो अपोप्टोसिस हो रही होती है वो बेसिकली परफोरिन और ग्रे एंजाइम बी के पाथवे के थ्रू हो रही होती है। जो बेसिकली परफोरिन और ग्रे एंजाइम में होती है ये आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और दूसरा के यहाँ पे नेचर किलर सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये बेसिकली तीनों क्या करवाते हैं, आपके जो कैस्पेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और जो कैस्पेज एंजाइम है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो साइटोसोलिक प्रोटीएज होते हैं, यानी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। और जब ये इनकी सेलुलर ब्रेकडाउन होती है उसके अंदर नंबर 1 चीज़ क्या होती है, जब ब्रेकडाउन होती है सबसे पहले क्या होता है, सेल का जो ये नॉर्मल साइज है इसमें सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेल्स के अंदर जो क्रोमेटिन है वो कंडेंसेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाते हैं। थर्ड क्या होती है, जो उनकी मेम्ब्रेन होती है उसमें बल्ज बनना शुरू हो जाते हैं, यानी मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 4 पे क्या होता है, एट द एंड यहाँ पे होता है आपकी अपोप्टोटिक
बॉडीज बन जाती हैं। जब ये अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, ये सेल्स के लिए खाना होता है, जिसके नीचे में क्या होती है, बॉडी इनको फैगोसाइटोस्ट कर जाती है, इनको खा जाती है। इसी तरह क्या होती है आपकी ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है। अब देखें ये यहाँ पे ये एक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म है। जब इसके अंदर अपोप्टोसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आपको असिनोफिल्स मिलेंगे। इसी वजह से इसका जो करेक्टराइज्ड फीचर होता है, इसके अंदर हमें डीप असिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके जो साइटोप्लाज्म में असिनोफिल्स होते हैं, लेकिन जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर वो क्या होता है, बेसोफिलिक होता है। उसके अंदर अब नंबर 1 इसमें डीप असिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलता है जिसका फीचर है, और उसके अलावा इसमें बेसोफिलिक न्यूक्लियस मिलता है। थर्ड इसमें क्या मिलता है आपको, पिकोनोसिस मिलती है। बेसिकली जो न्यूक्लियर की कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, पिकोनोसिस। न्यूक्लियर कंडेंस होने को बोलते हैं न्यूक्लियर पिकोनोसिस, न्यूक्लियर कंडेंस होने को। उसके अलावा कैरियोहेक्सिस मिलती है। बेसिकली न्यूक्लियर के जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन जो बेसिकली कैसे बनती है, वो एंडोन्यूक्लियस मीडिएटेड क्लीवेज की वजह से बन रही होती है। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन बाय कॉज किसकी वजह से होता है, ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन एंडोन्यूक्लियस मीडिएटेड क्लीवेज से। और नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहेगी, और सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होने के साथ उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन सिग्निफिकेंट हमें नहीं मिलेगी अपोप्टोसिस में। लेकिन यहाँ पे उसने डिफरेंशिएट किया हुआ है आपका नेक्रोसिस के साथ। नेक्रोसिस में आपको इन्फ्लामेशन मिलती है, लेकिन अपोप्टोसिस में आपको इन्फ्लामेशन नहीं मिलती, क्योंकि ये प्रोग्राम सेल डेथ है। अब बेसिकली एक तो जैसे हम अनीमिया चेक करने के लिए सीबीसी करवाते हैं, इसी तरह अपोप्टोसिस का एक इंडिकेटर होता है जिसके जरिए हमें पता चलता है अपोप्टोसिस हो रही है। उसका इंडिकेटर का नाम क्या है, डीएनए लेटरिंग। ये बेसिकली आपका यहाँ पे पता होना चाहिए, आपका अपोप्टोसिस का इंडिकेटर है। अब इसमें क्या होता है, डीएनए लेटरिंग होती है। उसके अंदर क्या होता है, डीएनए लेटरिंग में फ्रेगमेंट्स इन मल्टीपल ऑफ 160 बीपी, ठीक है, ये मौजूद होते हैं, जिसका प्रोसेस उसने बताया हुआ। ये बेसिकली उसने बोला सेंसिटिव इंडिकेटर है आपका अपोप्टोसिस का। अपोप्टोसिस में हम जो सबसे नंबर 1 पाथवे डिस्कस करेंगे अपोप्टोसिस का, कौन सा है वो, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बेसिकली कौन सा पाथवे होता है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। सबसे पहले आपको अपोप्टोसिस का पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ होती है, प्री प्लान्ड होती है। अब सबसे पहले पाथवे डिस्कस करेंगे वो क्या, इंट्रिंसिक पाथवे है। देखें यहाँ पे, देखें इस चीज़ को देखें। अगर आपका डीएनए डैमेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल रेडिएशन के थ्रू हुआ है, किसी पेशेंट को रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, उसका डीएनए डैमेज हो गया, या रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है, या कोई टॉक्सिन्स है डिफरेंट, वो क्या करती हैं, वो डीएनए को डैमेज कर देती हैं। या आपकी बॉडी में क्या, ये बेसिकली आपके क्या है, इंजरियस स्टिमुलाई हैं। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बन रही हैं, या आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया है, ये तमाम चीज़ें क्या करवाती हैं, आपके इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करवा देती हैं अपोप्टोसिस के। साथ में क्या, अगर टिश्यू की रिमोल्डिंग हो रही है इन एम्ब्रियोजेनेसिस, टिश्यू रिमोल्डिंग इन एम्ब्रियोजेनेसिस, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, आपके इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है अपोप्टोसिस का, उसको एक्टिवेट कर देती हैं, इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस के पाथवे को। दूसरी आपने बात याद रखनी है कि अपोप्टोसिस इंट्रिंसिक और कैसे मेथड से एक्टिवेट होता है। नंबर, अगर सेल की प्रोलिफरेशन हो रही है, यानी सेल 1 से 3 बन रहे हैं, 3 से 8, यानी वो इनका इंक्रीज नंबर हो रहा है, और उनका जो इंक्रीज नंबर कर रहा होता है वो क्या, वो कौन से होते हैं, वो सेल के रेगुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, रेगुलेशन फैक्टर होते हैं। अगर हम जो सेल की प्रोलिफरेशन के रेगुलेशन फैक्टर को रिमूव कर दें, तो उसके बाद क्या होता है, अगर उनके रेगुलेटर्स को रिमूव करते हैं, तो उनके बाद उसमें भी क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे अपोप्टोसिस का एक्टिवेट हो जाता है। 3 हमें पाथवे पता चल गए हैं कि इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस कैसे होती है, टिश्यू रिमोल्डिंग में अगर इंजरियस स्टिमुलाई है, दूसरा क्या, अगर रेगुलेशन फैक्टर को रिमूव कर दें। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, ये आपका अगर कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, अगर आपकी टिश्यू रिमोल्डिंग हो रही है एम्ब्रियोजेनेसिस में, उसमें इंट्रिंसिक पाथवे आपका इन्वॉल्व होता है अपोप्टोसिस का। दूसरा उसने बताया है कि अगर हम रेगुलेटिंग फैक्टर्स, कौन से रेगुलेटिंग फैक्टर, जो आपकी ये बेसिकली जो सेल की प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व हैं,
जो क्या करवाते हैं, रेगुलेटर फैक्टर्स हैं जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स की पॉपुलेशन को करवा रहे हैं, उसको हम विड्रॉ कर लें, तो क्या होगा, आपका इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे अपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, आपका अगर बॉडी में आपके इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जब आपकी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जो मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है, उसके बाद क्या होता है, इंट्राल्यूकन जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, उसके बाद इंट्राल्यूकन्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि उनकी अब जरूरत नहीं रहती। इंट्राल्यूकन 2 डिक्रीज होते हैं आफ्टर कंप्लीटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। उसके बाद जो प्रोलिफरेटिंग इफेक्टर सेल्स होते हैं उनकी अपोप्टोसिस हो जाती है। उसमें लिखा हुआ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीटेड हो जाते हैं, इसमें लिखा हुआ यहाँ पे जब डिक्रीज इंट्राल्यूकन 2 आफ्टर कंप्लीटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, उसके बाद जो अफेक्टर प्रोलिफरेटिंग अफेक्टर सेल्स हैं उनकी अपोप्टोसिस में भी इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इन्वॉल्व होता है। सबसे जो लास्ट चीज आपको बताइए कि इंजरियस स्टिमुलाई वो कौन सी, अगर रेडिएशन है, टॉक्सिन्स है, हाइपोक्सिया, ये क्या करवाता है, ये डीएनए को डैमेज कर देता है। तो डीएनए डैमेज की रिमूवल के लिए भी कौन सा पाथवे यूज होता है, इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इस पिक को समझे, सबसे पहले देखें डीएनए डैमेज वगैरह है, ठीक है, रेडिएशन है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, टॉक्सिन्स है ये, या मिसफोल्डेड प्रोटीन, हाइपोक्सिया, ये क्या करवाते हैं, ये आपकी P53 जो होती है उसको एक्टिवेशन करवा देते हैं उसकी। नॉर्मल आपको P53 का पता होना चाहिए। नॉर्मल P53 क्या आती है, ये आपकी जो डीएनए की रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन ठीक हो रही है, गुड हो रही है, तो नॉर्मल क्या करेगा, ये जो BCL2 होती है एंटी अपोप्टोटिक होती है, ये बेसिकली एंटी अपोप्टोटिक होती है, उसको एक्टिवेट कर देता है ताकि नॉर्मल जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ वो ठीक है, तो उसमें एंटी अपोप्टोटिक यानी वो उस सेल को डेथ उसकी नहीं करवाता है, BCL2 एक्टिवेट करवा देगा, जो क्या करवाता है, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी मेम्ब्रेन्स में पोर्स नहीं होने देता, क्योंकि जैसे ही पोर्स होंगे तो अपोप्टोसिस का अमल शुरू हो जाएगा। ये BCL2 आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में पोर्स नहीं होने देता, कोई भी सेल इसके थ्रू एंटर नहीं होगा। लेकिन अगर वो देखता है कि कोई भी डीएनए डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल रेडिएशन के नतीजे में, जो इंजरियस स्टिमुलाई हमने डिस्कस करे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या टॉक्सिन के नतीजे में, तो क्या करेगा, ये जो P53 है ये आपके जो जीन है BAX और BA के बैक और बैक्स को एक्टिवेट कर देगा। जब ये एक्टिवेट होंगे, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोर्स बनाएगी, सुराख कर देगी, उसको डैमेज करेगी। जब उसको डैमेज करेगी तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से आपके जो साइटोप्लाज्म में है क्या रिलीज होगा, साइटोक्रोम C रिलीज होगा। करवाएगा, जो यहाँ पे ये चीजें ये फर्स्ट एड में नहीं लिखी लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो आपके कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करवा देगा। ये मोस्टली एग्जाम में MCQs पूछते हैं कि आपका इंट्रिंसिक पाथवे किस कैस्पेज को एक्टिवेट करता है, कैस्पेज 9 को। कैस्पेज 9 आगे एक्टिवेट करेगा आपके प्रो कैस्पेज 3 को, और फिर नेक्स्ट वो चेंज होगा कैस्पेज 3 में, और इसके नतीजे में आपकी अपोप्टोसिस हो जाएगी। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। अब जो इंट्रिंसिक पाथ है वो रेगुलेट होता है BCL2 फैमिली प्रोटीन, इसको रेगुलेट कर रही होती है। और लेकिन जो उसने बोला बैक और बैक्स और बैक है, ये प्रो अपोप्टोटिक यानी ये अपोप्टोसिस करवा रही हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे ये देखें, ये BA के बैक और BA बैक्स ये अपोप्टोसिस करवाती हैं। जबकि उसने बताया कि BCL2 और BCLXL ये एंटी अपोप्टोटिक है, यानी ये बेसिकली आपकी अगर गुड रेप्लिकेशन दी तो ये एंटी अपोप्टोटिक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर्स नहीं होने देती। इसी वजह से आपको ये कंसेप्ट के साथ पता होना चाहिए। अब उसने यहाँ पे बात की हुई है कि इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस होती कैसे है, जो मैंने आपको डिटेल में भी बताया। बैक और बैक्स आपकी क्या करवाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में पोर्स कर देती है, और वहां से साइटोक्रोम C रिलीज होता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन टू साइटोप्लाज्म में, और जो कैस्पेज को एक्टिवेट कर देता है। ये आपको मैंने डिटेल में पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि कैसे आपका साइटोक्रोम C किसको एक्टिवेट करता है, कैस्पेज 9 को, फिर प्रो कैस्पेज 3 बनता है, फिर कैस्पेज 3, फिर अपोप्टोसिस होती है। अब दूसरा उसने बोला हुआ है कि अगर आपकी ये डीएनए गुड है तो इसको क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंटी अपोप्टोटिक है। तो उसने बोला अगर आपका डीएनए वगैरह ठीक है तो BCL2 क्या करती है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसको इम्परमिएबल बनती है, इम्परमिएबल रखती है, यानी इसके अंदर कोई पोर्स नहीं होने देती।
इसी वजह से यहाँ से आपका साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं होता। डिजीज बताई हुई है जो मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में डिटेल में बताई हुई थी, हीमाटोलॉजी में, कि फॉलिकुलर लिम्फोमा, जिसके अंदर क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है। इसमें आपके 2 क्रोमोसोम होते हैं 14 और 18। इसमें क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपके BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, जब ये ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है तो आपके ये कैस्पेज एंजाइम की एक्टिवेशन डिक्रीज कर देती है। जब कैस्पेज एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो अपोप्टोसिस का मामलात नहीं होंगे। जब अपोप्टोसिस नहीं होगा तो पेशेंट को ट्यूमर हो जाएगा, ट्यूमरोजेनेसिस हो जाएगा। ये आपको हीमाटोलॉजी में डिजीज मिल जाएगी फॉलिकुलर लिम्फोमा में, जो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। सेकंड हमारा जो पाथवे है अपोप्टोसिस का, वो कौन सा एक्सट्रिंसिक पाथवे है, जो बाहर हो रहा होता है, एक्सट्रिंसिक। ये बेसिकली डेथ रिसेप्टर पाथवे है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस आपको पता क्या होती है, ये प्रोग्राम ATP डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये लाइगेंड रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है। देखें ये आपका मौजूद है फैस बेसिकली इसको बोलते हैं CD95 भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये सेल सरफेस का रिसेप्टर है। और ये अपनी किस चीज़ से बाइंड करता है, अपने लाइगेंड के साथ बाइंड करता है, फैस सेल जो लाइगेंड है उसके साथ। और लाइगेंड बेसिकली क्या है, ये कॉरिस्पॉन्डिंग लाइगेंड है जो फास जिसके साथ आके बाइंड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फास सेल यानी फास लाइगेंड बाइंड करता है टू फास को क्या बोलते हैं, CD95, जो आपकी सेल की सरफेस का रिसेप्टर है। या दूसरा ये मैकेनिज्म है जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के। ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा बाइंड कर रहा है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के रिसेप्टर से। ये दोनों पाथवे बेसिकली क्या करते हैं, आपकी एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे अपोप्टोसिस का है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या करते हैं, आपका अपोप्टोसिस का कौन सा पाथवे एक्टिवेट करते हैं, एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे। दूसरा आपको मैंने बताया हुआ फैस और फैस सेल यानी CD95 के अपने लाइगेंड्स फैस सेल के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है इन थाइमिक मेडुलरी नेगेटिव सिलेक्शन के लिए। ये आपको मैंने इम्यूनोलॉजी की जो वीडियो है, वीडियो 12 जो आपके 15 मिनट 33 सेकंड के, उसके में आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ। अगर यहाँ बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको मैंने मेडुलरी थाइमिक मेडुलरी पॉजिटिव सिलेक्शन कैसे है, नेगेटिव, सब डिटेल में बताया हुआ है। अब बेसिकली एक डिजीज है ऑटोइम्यून लिम्फो प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। ये होता कैसे है, बेसिकली इसके अंदर डिफेक्टिव होता है, जो फास और फास सेल लाइगेंड का इंटरेक्शन है वो डिफेक्टिव होता है, सही नहीं होता है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो क्लोनल डिलीशन होता है उसका फेलियर हो जाता है। नॉर्मल क्यों, ये आपका जो डिफेक्टिव फैस और फैस सेल इंटरेक्शन ज़रूरी क्यों है, नॉर्मली हमें बॉडी में अपोप्टोसिस के लिए ज़रूरी होता है ये। और दूसरा, अगर सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट है उसको एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये डिफेक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से अपोप्टोसिस हो जाती है। और दूसरा जो सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाते। एलिमिनेट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आपका जो क्लोनल डिलीशन है ये इस सिस्टम का फेलियर हो जाता है। क्लोनल डिलीशन आपको पता होना चाहिए, ये एक प्रोसेस है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेट कहाँ से होती हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ थाइमस और बोन मैरो। जो थाइमस के अंदर और बोन मैरो के अंदर B और T सेल्स बन रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट से ये जो सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स है ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन थाइमस के अंदर T सेल बनते हैं और बोन मैरो में B सेल बनते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है, ये बेसिकली T सेल और B सेल बेसिकली क्या करवाते हैं, ये आपको ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होने देते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस क्लोनल डिलीशन की बात कर रहा हूँ। अगर इसका फेलियर हो जाए जिसकी वजह से सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, इसी वजह से पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी। अब इसी वजह से कहते हैं, उसने बोला कि अगर फेलियर क्लोनल डिलीशन का फेलियर होता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पेशेंट को लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फ नोड की इंक्रीज हो जाती है, उसकी हिपेटोस्प्लिनोमेगली, उसका लीवर और स्प्लीन की साइज इंक्रीज हो जाता है और उसको ऑटोइम्यून साइटोपिनियाज हो जाती हैं। ऑटोइम्यून
साइटोपिनियस का मतलब है जितने भी सेल आपके डेवलप हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज, ये क्या होते हैं ऑटोमेटिकली सारों का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून साइटोपिनिया। दूसरा हमारा जो अपोप्टोसिस का पाथवे है वो परफोरिन ग्रे एंजाइम बी पाथवे है। ये बेसिकली क्या होता है, ये पाथवे को दो सेल यूज करते हैं, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे बोलते हैं CD8, दूसरे हैं नेचुरल किलर सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है, और दूसरा जो मैंने आपको जो नेचुरल किलर सेल दिया आपको हिमाटोलॉजी में डिटेल में बताए हुए हैं उसकी वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, परफोरिन ग्रे एंजाइम बी। ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, अगर आपका कोई ये आपका फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे, इस कैंसर सेल को पे अटैक करेंगे। कैसे, ये ग्रैन्यूल रिलीज करेंगे। वो ग्रैन्यूल के अंदर क्या होगा, परफोरिन और ग्रे एंजाइम बी होगा। ये क्या करेंगे, कैंसर सेल्स के अंदर पोर्स करेंगे। पोर्स के जरिए एक्टिवेट इनके अंदर एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद MHC क्लास 1 को एक्टिवेट करके कैंसर सेल्स को किल कर देंगे। ये आपको मैकेनिज्म मैंने आप डिटेल में इम्यूनोलॉजी में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमारा टॉपिक ये नहीं था, तो जस्ट यहाँ पे हमारा शॉर्टकट लिखा हुआ कि उसने बोला है कि जो आपके इम्यून सेल्स हैं जिसके अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे CD8 भी कहते हैं या नेचुरल किलर सेल्स, वो क्या करते हैं, वो परफोरिन और ग्रे एंजाइम बी को रिलीज करते हैं। उनके पास कैसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन ग्रैन्यूल्स के अंदर परफोरिन ग्रे एंजाइम होते हैं। ये नॉर्मली क्या करते हैं, आपके जो नॉर्मली ये करते हैं कैंसर वगैरह सेल को किल करते हैं। क्यों, क्योंकि परफोरिन होता है वो ये आपके पोर्स कर देता है कैंसर सेल के अंदर, ग्रे एंजाइम इनके बी इनके जरिए एंटर हो जाता है, और ये क्या करते हैं फिर टारगेट सेल होता है जो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कैंसर सेल लिया हुआ है उसको किल कर देते हैं थ्रू MSC क्लास 1 को यूज करते हैं, ऑटोइम्यून साइटोपिनिया। दूसरा हमारा जो अपोप्टोसिस का पाथवे है वो परफोरिन ग्रे एंजाइम बी पाथवे है। ये बेसिकली क्या होता है, ये पाथवे को दो सेल यूज करते हैं, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे बोलते हैं CD8, दूसरे हैं नेचुरल किलर सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है, और दूसरा जो मैंने आपको जो नेचुरल किलर सेल दिया आपको हिमाटोलॉजी में डिटेल में बताए हुए हैं उसकी वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, परफोरिन ग्रे एंजाइम बी। ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, अगर आपका कोई ये आपका फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे, इस कैंसर सेल को पे अटैक करेंगे। कैसे, ये ग्रैन्यूल रिलीज करेंगे। वो ग्रैन्यूल के अंदर क्या होगा, परफोरिन और ग्रे एंजाइम बी होगा। ये क्या करेंगे, कैंसर सेल्स के अंदर पोर्स करेंगे। पोर्स के जरिए एक्टिवेट इनके अंदर एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद MHC क्लास 1 को एक्टिवेट करके कैंसर सेल्स को किल कर देंगे। ये आपको मैकेनिज्म मैंने आप डिटेल में इम्यूनोलॉजी में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमारा टॉपिक ये नहीं था, तो जस्ट यहाँ पे हमारा शॉर्टकट लिखा हुआ कि उसने बोला है कि जो आपके इम्यून सेल्स हैं जिसके अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे CD8 भी कहते हैं या नेचुरल किलर सेल्स, वो क्या करते हैं, वो परफोरिन और ग्रे एंजाइम बी को रिलीज करते हैं। उनके पास कैसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन ग्रैन्यूल्स के अंदर परफोरिन ग्रे एंजाइम होते हैं। ये नॉर्मली क्या करते हैं, आपके जो नॉर्मली ये करते हैं कैंसर वगैरह सेल को किल करते हैं। क्यों, क्योंकि परफोरिन होता है वो ये आपके पोर्स कर देता है कैंसर सेल के अंदर, ग्रे एंजाइम इनके बी इनके जरिए एंटर हो जाता है, और ये क्या करते हैं फिर टारगेट सेल होता है जो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कैंसर सेल लिया हुआ है उसको किल कर देते हैं थ्रू MSC क्लास 1 को यूज करते हैं। नेक्रोसिस में बेसिकली क्या होता है, आपकी एक्सोजीनस इंजरी होती है। एक्सोजीनस इंजरी का मतलब क्या है, कोई भी टॉक्सिन है या कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी होती है वो लॉस हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से जो उसकी क्या होती है, वो सेल क्या होता है, वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन उसकी हो जाती है। एंजाइम के थ्रू वो डिग्रेड यानी टूटना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर क्या होती है, जिसकी जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो जाती है। एक तो एंजाइम उसको डिग्रेड करते हैं, दूसरी अंदर उसकी प्रोटीन होती है वो भी डीनेचर हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसके जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स में क्या आता है, आपके पास वहां पर उस सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये क्या करती हैं, लीक होती हैं। फिर जब ये लीक होती है तो फिर वहां पे क्या होती है, इनसे लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं।
सराउंडिंग में। जबकि अपोप्टोसिस की बात करें, इसका डिफरेंशिएट, अपोप्टोसिस में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो इंटैक्ट रहती है, और दूसरा उसमें इन्फ्लामेशन वाला प्रोसीजर नहीं होता है। ये बेसिकली डिफरेंशिएट है। अपोप्टोसिस का उलट नेक्रोसिस है और नेक्रोसिस का उलट अपोप्टोसिस है। जबकि अपोप्टोसिस की बात करें तो अपोप्टोसिस के जो हैं टाइप्स, वो इसके 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो क्या है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। देखें कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ पे होता है, अगर कहीं पे इस्कीमिया या इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। इस्कीमिया और इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकता है आपका, इस्कीमिया इन्फेक्शन आपके हार्ट में अगर पेशेंट को एमआई है, दूसरा अगर कोई किडनी के अंदर इस्कीमिया हो रहा है, और एड्रीनल ग्लैंड्स में, ये क्या करवाते हैं, ये सारे शो करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। लेकिन उसकी एक्सेप्शन है, अगर ब्रेन के अंदर इस्कीमिया हो रहा है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होगा। जैसे इस्कीमिया इन्फेक्शन होता है तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज्ड होने का मतलब क्या, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, दूसरा वहां पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते। जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वहां पे क्या, इंजरी हो जाती है। और इंजरी वहां पे जो पड़े होते हैं आपके एंजाइम्स, उनकी डीनेचर कर देती है, डीनेचर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वहां पे जो प्रोटियोलाइसिस है वो ब्लॉक हो जाती है। प्रोटियोलाइसिस क्या होती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, ये इसका मैकेनिज्म है। अब उसने बोला है कि इस्कीमिया इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे इसकी वजह से इंजरी हो गई है, और इंजरी ने क्या किया, आपके एंजाइम को डीनेचर कर दिया है, तोड़ दिया है, जिसकी वजह से प्रोटियोलाइसिस है वो ब्लॉक हो गई है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल डेथ तो हो जाती है लेकिन उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो प्रिजर्व रहता है। इसमें जो क्या होता है, इसका जो सेलुलर आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व रहता है, यानी बच जाता है कुछ टाइम के लिए। हमें सेल्स की आउटलाइन नजर आ रही होती है लेकिन सेल की डेथ हो चुकी होती है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियाई वो डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियाई डिसअपीयर होते हैं क्योंकि वहां पे एंजाइम की डीनेचरेशन हो रही होती है। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है कि इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक बाइंडिंग ऑफ इयोसिन स्टेन। नॉर्मली जो हम इयोसिन स्टेन को कहां पे, हिस्टोलॉजी में यूज करते हैं। ये क्या करती है, ये यहां पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं उनके साथ क्या करती है, साइटोप्लाज्म के अंदर बाइंड करती है। और नॉर्मली ये क्या करती है, फिर उनको, इसको इयोसिन स्टेन को पिंक प्रोटीन भी कहते हैं। ये बेसिकली पिंक प्रोटीन मतलब ये कि जो प्रोटीन को ये पिंक कर देती है, पिंक स्टेन है ये। तो इयोसिन स्टेन क्या करती है, जो साइटोप्लाज्मिक के अंदर जो सेलुलर प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से उनका कलर पिंक हो जाता है। और वहां पे क्या होता है, इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक बाइंडिंग ऑफ इयोसिन स्टेन होती है, जिसकी वजह से एसिनोफिलिया, इंक्रीज एसिनोफिलिया मिलता है, और उसका कलर क्या, रेड और पिंक कलर हमें मिलता है। लिक्विफेटिंग नेक्रोसिस में जो क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड मैस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड मैस में। और ये कहां पे होता है, अगर हमें बैक्टीरियल अब्सेसिस है वहां पे हमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस मिलेगा, लिक्विफेक्टिव। और दूसरा अगर सीएनएस का इन्फेक्शन है, नॉर्मली क्या जितने भी इन्फेक्शन हो रहे थे तो उसमें कोगुलेटिव मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर सीएनएस के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलेगा। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल एंजाइम रिलीज करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम को। लाइसोसोमल एंजाइम बेसिकली क्या करता है, आपके जो सेलुलर है कंपोनेंट्स है उनकी ब्रेकडाउन करवा देता है। जब न्यूट्रोफिल आके यहाँ पे सेलुलर लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करेंगे, ये क्या करेगा, ये सेलुलर कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन करवाएगा और जो टिश्यूज हैं उनको डाइजेस्ट कर देगा, फैगोसाइटोस कर देगा, खा जाएगा। अब इसकी अर्ली चेंजेस लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में क्या मिलती हैं। नॉर्मल मैंने बोला है कि टिश्यूज को लिक्विड मैस में चेंज करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे अर्ली चेंजेस हमें सेलुलर डेब्रस मिलेगा और मैक्रोफेजेस मिलेंगे। नॉर्मल जो लेट फाइंडिंग है वहां पे हमें सिस्टिक स्पेसिस और कैविटेशन मिलेंगी, क्योंकि जहां जहां पे अगर सीएनएस के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो हमें वहां पे कैविटेशन मिलेंगी, ठीक है। और न्यूट्रोफिल, अगर उसने बोला कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से हमें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें न्यूट्रोफिल वहां पे मिलेंगे और सेल के डेब्रिस मिलेंगे। न्यूट्रोफिल एंड सेल डेब्रिस सीन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस बेसिकली कौन कौन सी चीजें, अगर हमें टीबी में केशियस नेक्रोसिस मिलता है, ये मोस्टली एमसीक्यूज आता है किसी भी एग्जाम में। अगर कोई सिस्टेमिक फंगाई है जिसमें हमारे पास क्या, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये भी क्या करवाता है, ये केशियस नेक्रोसिस करवाता है। दूसरा नोकार्डिया। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको टीबी नहीं बोलना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो अटैक कर रहा है
ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या करते हैं, आपके जो मैक्रोफेजेस हैं, इफेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको वॉल ऑफ कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, जब ये मैक्रोफेज अटैक करते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, इसे वॉल ऑफ करते हैं, तो यहां पे हमें कौन सा मिलेगा, ग्रेनुलर डेब्रिस मिलेगा। तो ये हमें चीज के यहाँ पे जो इसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेड सेल्स होते हैं, और दूसरा इसका डेब्रिस, इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होंगे, इसके इर्द गिर्द इसको सराउंड करके होंगे, सराउंड कर रहे होंगे लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। अगर फ्रेगमेंटेड सेल और डेब्रिस को लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज सराउंड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेनुलोमा। चीज लाइक हमें ग्रॉस अपीयरेंस मिलेगी केशियस नेक्रोसिस में। लिखा हो जो फ्रेगमेंटेड सेल और डेब्रिस होता है, इनको सराउंड कर रहा होता है आपका लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज, जिसे हम ग्रेनुलोमा बोलते हैं। अगर मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट इसको सराउंड कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द है, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट, इस चीज को क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोमा। तो ये इसकी जो अपीयरेंस होती है वो चीज लाइक ग्रॉस अपीयरेंस होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में क्या होता है, जो फैट सेल्स हैं उनकी डेथ होती है। उनकी डेथ कैसे हो सकती है, एंजाइम की वजह से भी हो सकती है, एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक की वजह से भी हो सकती है। जो एंजाइमेटिक होती है वो हमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में मिलती है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, पैंक्रियाज लाइपेज एंजाइम को रिलीज करता है, जो क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करवा देता है। जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो क्या हो गया, आपके फ्री फैटी एसिड मिलते हैं, फ्री फैटी एसिड्स। और ये फ्री फैटी एसिड क्या करते हैं, आपके जो कैल्शियम है उसके साथ बाइंड कर जाते हैं। जब उसके साथ बाइंड करेंगे फ्री फैटी एसिड, तो कौन सी अपीयरेंस देंगे, ये अपीयरेंस देंगे स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन की अपीयरेंस देंगे। और जो स्पोनिफिकेशन की अपीयरेंस कैसी होगी, चाकी वाइट अपीयरेंस होगी, चाकी वाइट अपीयरेंस। और ये नॉर्मली हमें कहां पे नजर आएंगे, पेरी पैंक्रियाटिक फैट में हमें नजर आएंगे। अब उसने बोला है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, स्पोनिफिकेशन ऑफ पेरी पैंक्रियाटिक फैट होती है। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, आपके जो डैमेज पैंक्रियाटिक सेल्स हैं वो लाइपेज को रिलीज करते हैं, और लाइपेज नेक्स्ट क्या करता है आपका, ये ब्रेक डाउन करवाता है ट्राइग्लिसराइड्स की, जो क्या होते हैं फ्री फैटी एसिड यानी लिबरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो बाइंड करते हैं कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से क्या होती है, वो स्पोनिफिकेशन होती है, जो आपकी चाकी वाइट अपीयरेंस होती है, नजर आती है। और दूसरा जो फैट नेक्रोसिस, फैट के जो सेल्स डेड होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर आपके ब्रेस्ट टिश्यू है उसके अंदर कोई इंजरी हो गई है, तो वहां पे भी हमें कौन सा नेक्रोसिस मिलेगा, फैट नेक्रोसिस मिलेगा। और ये बेसिकली ट्रॉमेटिक कोई हादसे की वजह से हो सकता है। अब उसने यहाँ पे बात की हुई है, जो डेड सेल्स हैं उनकी आउटलाइन क्या होगी, वो प्रिजर्व होगी, लेकिन उनका जो पेरिफेरल न्यूक्लियाई वो डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियाई, पेरिफेरल न्यूक्लियाई क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। उसने बोला आउटलाइन वो डेड फैट सेल प्रिजर्व है, लेकिन उसका पेरिफेरल न्यूक्लियाई नहीं होगा। और स्पोनिफिकेशन कैसे, मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बता रहा है, स्पोनिफिकेशन फैट कैसे होगी, क्योंकि अगर फ्री फैटी एसिड बाइंड कर रहे हैं आपके कैल्शियम के साथ, फिर स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट होती है। ये आपका जब हम HE स्टेन को यूज करेंगे तो ये हमें डार्क ब्लू अपीयरेंस देगा। ये बेसिकली डार्क ब्लू अपीयरेंस शो कर रही है कि यहाँ पे स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट हुई है। तो ये हमें क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नेक्रोसिस हो रहा है, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। बेसिकली जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है ये कहाँ पे मिलता है, हमें इम्यून वेस्कुलर रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगा, जिसकी एग्जांपल है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। इसको डिटेल में करते हैं। देखिए पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में क्या होता है, ये आपकी जो ब्लड वेसल डैमेज होती है वो कैसे डैमेज होती है, ये इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेशन करवाता है। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेशन होती है आपकी ब्लड वेसल में, जिसके नतीजे आपकी ब्लड वेसल है, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपका जो इम्यून कम्प्लेक्स है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी का मिलकर बना होता है, इस ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। जब वो जमा हो जाता है तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है और इन्फ्लामेटरी डैमेज करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इम्यून कम्प्लेक्स, जो बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी का बना होता है, जो एक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, किसमें, इम्यूनोलॉजी में अलग अलग। ये इम्यून कम्प्लेक्स मैंने वो बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स है। ये आपकी क्या बेसिकली टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये आपका जो ब्लड वेसल है वहां पे जाके डेपोजिट हो जाएगा। जब डेपोजिट हो जाएगा यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और इसको डैमेज करेगा, और डैमेज करने के साथ साथ जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है वो यहाँ से लीक होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी एग्जाम्पल उसने फाइब्रिन दी हुई है। और जब वो लीक होंगी तो क्या करेगा, हमें कौन सा नेक्रोसिस मिलेगा, फिर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगा।
अब उसने बोला है कि प्लाज्मा हाई टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह लीक होती हैं जिसमें फाइब्रिन है और वो डैमेज ब्लड वेसल से लीक होती हैं और उसकी वजह से फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। जबकि सेकंड ये नॉन इम्यून वेस्कुलर रिएक्शन की वजह से भी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो सकता है। कैसे होता है? अगर नॉन इम्यून वेस्कुलर रिएक्शन जिसमें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है और प्री इक्लम्शिया दोनों कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन लीक होती हैं और उसकी वजह से हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलता है। जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप वगैरह देखें तो हमें जो आपकी जो वेसल्स हैं, वॉल हैं, उसके अंदर हमें क्या होगा, एक एसिनोफिलिक लेयर नजर आएगी। वेसल वॉल के अंदर एसिनोफिलिक लेयर नजर आएगी जिसके अंदर प्रोटीनियस मटेरियल वगैरह होगा, प्रोटीन टाइप का मटेरियल होगा। क्यों? वो प्रोटीन का मटेरियल कहाँ से आ रहा है? वो आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है यहाँ से आ रहा है, लीकेज की वजह से। दूसरा हमारा गैंग्रियोनियस नेक्रोसिस में क्या होता है? जो गैंग्रियोनियस नेक्रोसिस होता है दो टाइप की होती हैं, एक ड्राई गैंग्रीन होती है, एक वेट होती है। लेकिन जो ड्राई होती है ये मोस्टली आपकी गैंग्रीनस नेक्रोसिस कहाँ पे होता है? आपके डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में मिलता है हमें, और दूसरा जीआईटी ट्रैक्ट में हमें गैंग्रीनस नेक्रोसिस मिलेगा। और आफ्टर क्रोनिक इस्कीमिया, नॉर्मल इस्कीमिया नहीं, क्रोनिक इस्कीमिया में गैंग्रीनस नेक्रोसिस मिलेगा। अगर ड्राई गैंग्रीनियस इस्कीमिया की वजह से होता है, जबकि वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है? सुपर इन्फेक्शन की वजह से। जो ड्राई है उसके अंदर क्या होता है? आपका कोगुलेटिव होता है, और जबकि जो आपका वेट है पहले तो उसमें लिकोफेटिव नेक्रोसिस होता है। लिकोफेटिव नेक्रोसिस सुपर इम्पोज्ड, उसके साथ फिर क्या मिल जाता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी हो जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे पास आपके फैट, इसके अंदर टीबी का आपका केशियस नेक्रोसिस पता होना चाहिए और आपका कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एग्जम्पशन पता होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर नहीं होता। ब्रेन के अंदर कौन सा होता है? लिकोफेटिव नेक्रोसिस पता होता है। और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में आपको सिंपल है, वो फैट का पता होना चाहिए, और ब्रेस्ट टिश्यूज में भी फैट नेक्रोसिस होता है। पैथोलॉजी में हम सेल इंजरी में डिस्कस करेंगे इस्कीमिया। इस्कीमिया बेसिकली कैसे होता है? देखिए ये आपकी ब्लड वेसल है, एक आर्टरी की बात कर रहे हैं हम। उस आर्टरी के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस हो गई है, यानी एथीरोस्क्लेरोसिस का प्लेक आ गया जिसने आपका जो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो है उसको डिक्रीज कर दिया है। जब वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्योंकि डिक्रीज ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी, और इस हाइपोक्सिया की वजह से इस्कीमिया हो जाता है। और इस्कीमिया होने की वजह से जो टिश्यूज ऑर्गन्स है वो प्रॉपर उनके पास न्यूट्रॉन्स और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती। सेकंड जो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, हम वेन की बात करें। अगर वेन का ओक्लूजन हो गया है, टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गया है, जिसके अंदर वेनस की जो ड्रेनेज है वो डिक्रीज हो जाती है, नंबर 1। अगर बर्ड-चेरी सिंड्रोम हो गया, उसके अंदर भी वेन की ओक्लूजन हो रही होती है, तो उसमें भी वेनस ड्रेनेज डिक्रीज हो जाती है। और थर्ड, अगर कोई शॉक हो रहा है, शॉक में क्या है? आपके पास कार्डियोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, ये क्या कहते हैं? इनकी वजह से जो वेनस की ड्रेनेज है वो डिक्रीज हो जाती है। और जब आप और बेसिकली ब्लड सप्लाई वगैरह भी डिक्रीज हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो मेन मैकेनिज्म वही है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचेगी, उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया। अब बेसिकली तमाम मैकेनिज्म आपकी वेनस की ड्रेनेज की सप्लाई है, जो वेनस की ड्रेनेज है वो डिक्रीज कर देते हैं। अब बेसिकली इस्कीमिया उसने यही बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या होगी? आपकी जो इनएडुकेट, यानी आपकी जो ब्लड सप्लाई होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू जो बॉडी की डिमांड होगी, इसको बोलते हैं इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू मीट बॉडी की डिमांड, टू मीट डिमांड। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें आर्टरियल परफ्यूजन, डिक्रीज आर्टरियल परफ्यूजन होती है। वो कैसे होती है? अगर एथीरोस्क्लेरोसिस आ गया, एथीरोस्क्लेरोसिस का मैंने आपको बता दिया, वो ब्लड वेसल के अंदर प्लेग कैसे ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर रहा था। और सेकंड मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि वेनस ड्रेनेज कैसे डिक्रीज होती है। वेनस ड्रेनेज डिक्रीज हो रही है अगर टेस्टिकुलर टेस्टिस का टॉर्जन हो जाए, या बर्ड-चेरी सिंड्रोम हो जाए, या शॉक हो जाए। शॉक में क्या आपके पास कार्डियोजेनिक शॉक आ जाता है, या आपके पास सेप्टिक शॉक आ जाता है, एग्जाम्पल है। और दूसरा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें वॉल्यूम कम होता है। ये तमाम चीज़ें आपकी जो वेनस ड्रेनेज है डिक्रीज कर देते हैं। अब ऐसे हम रीजन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट वर्नरेबल, यानी बहुत जल्दी इनमें हाइपोक्सिया इस्कीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे रीजन्स, और उसकी वजह से इनमें इन्फ्रैक्शन हो जाता है, सब्सिक्वेंट इन्फ्रैक्शन। बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन की आपको पता है, ब्रेन को मेजर 3 सप्लाई आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसके बाद मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, और ऑक्सीपिटल रीजन पे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब बेसिकली ब्रेन में वाटरशेड एरियाज भी होते हैं। अब वाटरशेड एरियाज क्या होता है? ये आपकी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी है। जो वाटरशेड एरिया होते हैं, बॉर्डर जोन्स होते हैं,
यानी इनकी कोई अपनी स्पेसिफिक सप्लाई नहीं होती है, या तो इसे कुछ ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इनको सप्लाई कर रही होती है, कुछ मीडियल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अब जैसे ही हाइपोपरफ्यूजन होती है यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मीडियल सेरेब्रल आर्टरी ये आर्टरीज अपनी सप्लाई पहले अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे, वाटरशेड एरियाज को कोई सप्लाई नहीं करेगा। वजह से कह रहे हैं कि जो वाटरशेड एरियाज होते हैं मोस्टली आपका इस्कीमिया इन जगह पे जाके डैमेज करता है इनको ब्रेन में, क्योंकि इनकी कोई सप्लाई नहीं होती जब हाइपोपरफ्यूजन हो जाए। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रेन के अंदर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के जो बाउंड्री एरियाज हैं, जो मोस्टली वहाँ पे वाटरशेड एरियाज होते हैं, ये मोस्टली ज़्यादा डैमेज होते हैं जब इस्कीमिया हो जाए या हाइपोपरफ्यूजन हो जाए। सेकंड पे हमारे पास हार्ट है, हार्ट डैमेज होता है। हार्ट की आपको पता 3 लेयर्स होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, और मिडल वाली लेयर मायोकार्डियम, और सबसे जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। बेसिकली जो मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के दरमियान जो लेयर होती है सब एंडोकार्डियम लेयर होती है। ये मोस्टली जो सब एंडोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है 1/3, ये मोस्टली डैमेज होती है, सबसे ज्यादा यही डैमेज होगी अगर इस्कीमिया हो जाए। मोस्टली वल्नरेबल टू हाइपोक्सियन इस्कीमिया होती है ये, एबल टू डैमेज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ सब एंडोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो आपको यहाँ पे येलो लाइंस के साथ बेसिकली उसने सब एंडोकार्डियल इन्फ्लेक्शन को शो किया हुआ है, ये वाला। थर्ड पे हम किडनी की बात करें तो किडनी का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं और ये आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। अब किडनी में जो आपका जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं यानी स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो मेडुला का होता है, ये डैमेज होता है सबसे ज्यादा अगर इस्कीमिया हो जाए। दूसरा ये आपका थिक असेंडिंग लिम्ब मेडुला का, ये मोस्टली डैमेज होते हैं, ये आपने इसको याद रखना है ज़हन में। तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के साथ बता भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो मेडुला का, और थिक असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जा रहा है मेडुला का, ये ज्यादा डैमेज होते हैं इस्कीमिया की वजह से किडनी के अंदर। की बात करें तो लीवर का कौन सा एरिया डैमेज होता है इस्कीमिया हो जाए तो सबसे ज्यादा एरिया अराउंड द सेंट्रल वेन, जो सेंट्रल वेन के इर्द गिर्द एरिया होता है जिसे जोन 3 कहते हैं, वो डैमेज होता है। ये बेसिकली क्या आपका प्री सेंट्रल एरिया है लीवर की लोब्यूल का। उसके अलावा आपकी ये कॉलन का कौन सा हिस्सा डैमेज होता है, ये आपका कॉलन ड्रा करते हैं यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका असेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, और ये आपका डिसेंडिंग कॉलम है, ये आपकी सिग्मॉइड कॉलन है, और सिग्मॉइड कॉलम के आगे क्या होती है, रेक्टम होती है। अब हम फ्लेक्सर की बात करें तो ये आपका हेपेटिक फ्लेक्सर है और ये आपका स्प्लीनिक फ्लेक्सर है। इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है आपका स्प्लीनिक फ्लेक्सर डैमेज होता है इस्कीमिया की वजह से, जिसे हम ग्रिफ्ट पॉइंट भी कहते हैं, नंबर 1 चीज़। और सेकंड पे आपका जो सिग्मॉइड और रेक्टम के दरमियान होता है एरिया, रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन, ये जिसे सुडेक पॉइंट भी कहते हैं, ये सेकंड मोस्ट पे आपका कॉलन में डैमेज होता है इस्कीमिया की वजह से। अब यहाँ पे स्प्लीनिक फ्लेक्सर जैसे ग्रिफ्ट पॉइंट भी बताया और रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन भी बताया, सुडेक पॉइंट, ये कॉलन में डैमेज होता है। अब वाटरशेड एरियाज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि बॉर्डर जोन एरियाज होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इनकी जो सप्लाई होती है मोस्ट डिस्टल ब्रांचेस होती है आर्टरीज की, 2 आर्टरीज की वो सप्लाई कर रही होती हैं, और इसमें लिमिटेड कोलेटरल वेस्कुलरिटी होती है। इस चीज़ का मतलब क्या है, ये वाटरशेड है, ये आपका एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी है। कुछ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यानी डिस्टल आर्टरीज हैं, ये उनका कुछ हिस्सा वाटरशेड एरिया को सप्लाई कर रहा है, कुछ मिडल सेरेब्रल आर्टरी का हिस्सा सप्लाई कर रहा होता है। जैसे ही हाइपोपरफ्यूजन होती है तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अपने आप को सप्लाई करे, इसी तरह मीडियल सेरेब्रल आर्टरी की अपनी सप्लाई होती है कि पहली प्रायोरिटी होती है वो खुद सप्लाई करे। इसमें वाटरशेड एरियाज को कोई भी सप्लाई नहीं करता, इसी वजह से ये मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं टू इस्कीमिया फ्रॉम हाइपोपरफ्यूजन। या यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये मोस्टली ज़्यादा यही वाले डैमेज होंगे इस्कीमिया से। अब उसने बोला है कि हाइपोपरफ्यूजन ब्लड प्रेशर, जो न्यूरॉन्स मोस्टली होते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमी की इंसल्ट की वजह से कौन से डैमेज होते हैं, मोस्ट वल्नरेबल टू हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट न्यूरॉन सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं आपके हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट से। सेकंड पे उसमें परकंजियल सेल्स, सेरिबेलम के परकंजियल सेल्स भी बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं इस्कीमिया की वजह से, हाईएस्ट यानी बहुत जल्द डैमेज हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे उसने बताया पैरामीडियल सेल्स ऑफ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बेसिकली किसमें अहम रोल अदा करता है, आपका मेमोरी
फंक्शन में अहम रोल अदा करता है, उसके पैरामीडियल सेल्स डैमेज होते हैं। थर्ड पे आपका न्यूरोकॉर्टेक्स लेयर है जिसके अंदर 3 और 5 लेयर है, 3, 5 और 6। इन्फेक्शन उसने बताया वैसे रेड इन्फेक्शन बोलते हैं, पेल रेड को हम क्या बोलते हैं, हीमोरेजिक भी बोलते हैं, हीमोरेजिक। और जबकि पेल को हम वाइट भी बोलते हैं, वाइट इन्फेक्शन। बेसिकली ये आपकी आर्टरी है, सॉरी ये आपकी वेन है। अगर वेन की ऑक्लूजन हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आएगा ये बेसिकली क्या आएगा, आपका रेड आएगा, रेड इन्फेक्शन आएगा ये वाला। तो ऑक्लूजन में होता है नंबर 1। और दूसरे ऐसे टिश्यूज में होते हैं जिनकी मल्टीपल सप्लाई होती है, मल्टीपल ब्लड सप्लाई, जिसके अंदर लीवर है, लंग है, इंटेस्टाइन और टेस्टिस है, या LIT लिट, या आप टिल ले लें। T से टेस्टिस है, I से इंटेस्टाइन है और L से आपका लीवर लंग है। इसके अंदर रेड इन्फेक्शन होता है। और दूसरा ये रेड इन्फेक्शन हेमोरेजिक इन्फेक्शन होता है रीपरफ्यूजन इंजरी आफ्टर, जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, यानी पेशेंट के अंदर MI के पेशेंट के अंदर स्टंट डालते हैं जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसके अंदर जब दोबारा रीपरफ्यूजन इंजरी होती है, क्यों, क्योंकि वो फ्री रेडिकल की वजह से होती है। रीपरफ्यूजन इंजरी इज ड्यू टू डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स, तो उसके अंदर भी रेड इन्फेक्शन होता है। अब वाइट इन्फेक्शन या पेल इन्फेक्शन ऐसे वहां पे होता है, ऐसे ऑर्गन में जो सॉलिड ऑर्गन में होता है जिनकी सिंगल सप्लाई होती है, ऑर्गन में होता है विद सिंगल एंड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, यानी उनकी सिंगल सप्लाई होती है, जिसके अंदर हार्ट और किडनी आता है, जिसका नमूनिक है HK, हार्ट एंड किडनी। फ्री रेडिकल इंजरी, फ्री रेडिकल इंजरी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल होते क्या हैं। ये फ्री रेडिकल बेसिकली हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इनकी नेचर की बात करें तो ये अनस्टेबल इनकी नेचर होती है। अनस्टेबल नेचर होने की वजह से क्या होता है, ये आपके जो सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वेरियस कंपोनेंट्स, उनको डैमेज करते हैं। उसमें नंबर 1 चीज पे है तो क्या आता है उसमें, ये आपकी जो लिपिड होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको डैमेज करते हैं। सेकंड पे किस चीज को, ये प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। नॉर्मली प्रोटीन हमें चाहिए होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस चाहिए होती है नॉर्मल फंक्शन सेल के परफॉर्म करने के लिए, उसको मॉडिफाई करवा देते हैं, फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रहती सेल के अंदर। थर्ड क्या करवाते हैं, ये DNA की इवन ब्रेकेज तक, यानी DNA को ब्रेक कर देते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। जो फ्री रेडिकल आप देखें, लिस्ट ने बोला कि डैमेज करते हैं सेल्स को, कैसे डैमेज करते हैं, वाई, मेम्ब्रेन में जो लिपिड की पर ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। सेकंड, जो आपकी जो प्रोटीन है उसकी मॉडिफिकेशन करवा देते हैं और प्रोटीन को खत्म कर देते हैं। और थर्ड पे आपकी जो DNA है उसको ब्रेक कर देते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं। क्वेश्चंस, हाउ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड। देखिए, फ्री रेडिकल्स डायरेक्ट प्रोड्यूस कहां से होते हैं। अगर पेशेंट कोई कैंसर की थेरेपी ले रहा है या पेशेंट को रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, तो उसके नतीजे में ये डायरेक्टली फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड पे, कुछ ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसका फेज 1 के अंदर, उसके बाय प्रोडक्ट के एज अ बाय प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोड्यूस कैसे होते हैं फ्री रेडिकल्स, बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट, वो ड्रग्स जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म से गुजरती हैं। थर्ड, ये रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ये बेसिकली होता है एक आपका बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है, इसमें ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है, ये बेसिकली आपके जो होते हैं इन्वॉल्व होता है आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शन। और नंबर 4 पे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, उससे आपके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिसके अंदर आयरन है, कॉपर है, ये बेसिकली आपका फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फेंटोन रिएक्शन के थ्रू। और WBC न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस, ये बेसिकली फ्री रेडिकल्स को रिलीज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे, अपना डिफेंस करने के तौर पे। तो ये तीनों सेल्स WBC, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, ये रिलीज करते हैं फ्री रेडिकल्स को अपना क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स इनके डिफेंस का पार्ट होता है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इसको यूज करते हैं। और उसमें हमें कैसे, कहां से देख सकते हैं, ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट में, ठीक है, जहां पे ये WBC, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
अब थर्ड हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि हम फ्री रेडिकल्स को बॉडी से एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, हाउ एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय स्केवेंजिंग एंजाइम के यूज करते हुए, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कैटालेज है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल कर लेते हैं। कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज आपके जो फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। और सेकंड मैकेनिज्म है स्पॉन्टेनियस डिके। स्पॉन्टेनियस डिके में क्या होता है, आपकी जो फ्री रेडिकल्स की पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके इस प्रोसेस के थ्रू, अंडर दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस डिके, इनकी जो रिड्यूस हो जाती है, फ्री रेडिकल की क्या होती है, एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम है, इसका नमूनिक है ACE, विटामिन A, C और E, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। और कुछ मेटल्स हैं, मेटल के कैरियर प्रोटीन्स है जिसके अंदर ट्रांसफेरिन है, सीरोप्लाज्मिन है, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये आपकी बाइंड टू एक्सेसिव मेटल्स। जब ये एक्सेसिव मेटल से बाइंड करती हैं, जिसके नीचे में क्या होता है, आपका जो फ्री रेडिकल्स है वो कम प्रोड्यूस होते हैं, और फ्री रेडिकल्स का जो रिस्क होता है वो उसको भी डिक्रीज कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल लें कि इंजरी होती कैसे है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या करती है, नंबर 1, ये रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी करवाती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से क्या होता है, रॉप, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो अबनॉर्मल वेसल्स आपकी डेवलप हो जाती हैं पेशेंट के रेटिना में, अबनॉर्मल वेस्कुलराइजेशन होती है रेटिना में। सेकंड, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या करवाती है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया करवाती है। ये बेसिकली आपके जो इन्फेंट्स होते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, उनकी लंग डिजीज को कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। प्री मैच्योर इन्फेंट्स की लंग डिजीज को कहते हैं। थर्ड, ये क्या करवाती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रीपरफ्यूजन इंजरी करवाती है आफ्टर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हम स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को समझिए, इसका मतलब है आपके ये डैमेज कॉज्ड बाय आफ्टर रिस्टोरिंग द ब्लड फ्लो आफ्टर ब्लॉकेज, ठीक है। क्योंकि एक वेसल आपकी उसमें हार्ट की वेसल MI हुआ है, तो हमने उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज SK दिया है। SK देने के बाद क्या होता है, पेशेंट को रीपरफ्यूजन इंजरी होती है, वो फ्री रेडिकल की वजह से होती है। इस चीज का ये मतलब है। कुछ ड्रग्स और केमिकल्स हैं, वो उनकी टॉक्सिसिटी हो तो फ्री रेडिकल की इंजरी हो जाती है। जैसे एसिटोमिनोफेन की ओवरडोज हो जाए, वो क्या करवाती है, वो आपको हेपेटोटॉक्सिक होती है, यानी आपके लिवर को डैमेज करती है। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, इसको जो साइटोक्रोम P45 है, इसको कन्वर्ट करता है CCl3 में। जो CCl3 है ये एक फ्री रेडिकल है बेसिकली। ये फ्री रेडिकल क्या करवाता है, ये आपके जो फैटी लीवर है उसको, पेशेंट का फैटी लीवर करवा देता है, और उससे सेल इंजरी हो जाती है। और इसकी वजह से जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है लिवर में, डिक्रीज एपोलिपोप्रोटीन की सिंथेसिस करवा देता है, और उससे फैटी चेंज हो जाती है, और पेशेंट को सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस लिवर के अंदर हो जाता है। इस तरह कुछ डिजीजेज होती हैं जिसके अंदर मेटल स्टोरी डिजीजेज में 2 डिजीजेज हैं। नंबर 1 हीमाक्रोमाटोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन ज्यादा बिल्ड हो जाता है। इस तरह विल्सन डिजीज है, उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर कॉपर ज्यादा बिल्ड हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो आपको फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, और यही फ्री रेडिकल क्या होते हैं, आपकी डिफरेंट डिजीजेज कॉज करते हैं। फ्री रेडिकल मीडिएटेड डैमेज, जो रेडिकल्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी में डिजीजेज कॉज करते हैं। हमारा टॉपिक है वो क्या, आयोनाइजिंग रेडिएशन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या होता है। देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके प्रोड्यूस करते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल बेसिकली हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसकी जो नेचर होती है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल नेचर होने की वजह से क्या होता है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है, नंबर 1, या तो वो DNA है, जो डबल स्ट्रैंड DNA है, उसको ब्रेक कर देता है। सेकंड, ये क्या करता है, आपका जो सेल है उसको डैमेज करता है। सेल को डैमेज कैसे करता है, जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवा देता है। सेकंड क्या करेगा, वहां पे जो प्रोटीन्स हैं उनको मॉडिफाई करवा देगा। सेल के अंदर जब प्रोटीन मॉडिफाई हो जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी, उनको डैमेज कर देगा ये।
थर्ड पे ये आपको मैंने बता दिया डीएनए को ब्रेक कर देता है, डैमेज कर देता है। अब उसने बोला कि आयोनाइजिंग रेडिएशन ये क्या करती हैं, ये नंबर 1 या तो डीएनए जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है इसको ब्रेक कर देते हैं। सेकंड ये क्या कहते हैं, आपके जो सेलुलर्स की स्वेलिंग करवा देता है। ये सेल्स को क्या कहता है, आपका डैमेज कर रहा है, सेलुलर डैमेज करवाता है। कैसे, ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। और कैसे करवा रहा था, ये बेसिकली आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करवा के डैमेज कर रहा होता है। जब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, इसकी कॉम्प्लिकेशन यूजुअली बढ़ेंगी, राइज करेंगी कब, जब पेशेंट को हाई सिग्निफिकेंट डोज जो होती है रेडियोथेरेपी की उससे एक्सपोज हो। रेडियोथेरेपी को हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, कोई भी कैंसर है, कोई भी ल्यूकीमिया है, उसको ट्रीटमेंट के तौर पे हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं। रेडियोथेरेपी को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट को क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर के एक्सीडेंटली वहां से हाईली रेडिएशंस एक्सपोज हुई हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। इसके अंदर क्या होता है, लोकलाइज इन्फ्लेमेशन होती है और फाइब्रोसिस होती है। लोकलाइज मतलब उस जगह पे होती है जिस साइड पे एक्सपोजर हो फ्री रेडिएशंस का। फाइब्रोसिस मतलब स्कारिंग होती है एट द साइट ऑफ एक्सपोजर, जिस साइड पे एक्सपोजर हुआ है वहां पे लोकलाइज इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस होगा। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ उसने, एक्सपोजर होने की वजह से वहां पे पेशेंट को पेन होगी, स्टिफनेस होगी, फील करेगा और उसके जो फंक्शन होंगे वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ नियोप्लाजिया होगा। नियोप्लाजिया बेसिकली आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती है इसको कार्सिनोजेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका नियोप्लाजिया करवा देता है, आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, जिसमें आपको ल्यूकीमिया यानी ब्लड का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और थायराइड कैंसर, थायराइड ग्लैंड का कैंसर। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक सिंड्रोम डिस्कस किया हुआ उसने, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। कैसे होता है, ये तब होता है जब पूरी बॉडी पेशेंट की हाई डोज जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उससे एक्सपोज हो। जैसे ही बॉडी पेशेंट की हाई डोज आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज होती है, पेशेंट को क्या फील होता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस हो जाता है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पेशेंट को रेडियोथेरेपी चल रही है तो उसके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं पूरी बॉडी से। अरिथमा मतलब उसकी रेडनेस होगी, स्किन की रेडनेस को बोलते हैं। और साइटोपिनिया यानी उसका जो ब्लड काउंट है, ब्लड सेल्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं साइटोपिनिया। उसके अलावा पेशेंट को हेडेक फील होगी और उसका जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ जो स्टेम सेल्स ऑफ रैपिड रीजनरेटिंग टिश्यूज के होते हैं, स्टेम सेल्स ऑफ रैपिड रीजनरेटिंग टिश्यूज में क्या क्या आता है, आपका स्किन आता है, आपका बोन मैरो आता है, जीआईटी ट्रैक्ट और गुनेड्स। ये वो वाले सेल्स हैं स्टेम सेल जो हाईली आपके मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं रेडिएशन इंजरी के थ्रू। यानी जैसे ही कोई रेडिएशन से पेशेंट एक्सपोज होगा तो मोस्टली ये ज्यादा आपके डैमेज होंगे। यानी स्किन के, बोन मैरो, स्किन में आपका क्या होगा, स्किन डैमेज होगी, बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगी, जीआईटी ट्रैक्ट में पेशेंट को नोजिया, डायरिया होगा। तो यहाँ पे मोस्ट ससेप्टिबल है रेडिएशन इंजरी से। ये अगर पेशेंट को रेडियोथेरेपी यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो रेडियोथेरेपी क्या करती है, आपके कैंसर सेल्स को ज्यादा डैमेज करती है। यूजली रेडियोथेरेपी में क्या होता है, हम आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज कर रहे होते हैं, ये कैंसर सेल को ज्यादा डैमेज करती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। क्यों, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होता है उनका जो डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म होता है वो डैमेज होता है, डिसफंक्शनल होता है। और वो दूसरा जो उनका जो डीएनए होता है कैंसर सेल्स को हाईली रेप्लिकेटेड होता है, जल्दी से रेप्लिकेशन करता है। इसी वजह से जो आयोनाइजिंग रेडिएशन रेडियोथेरेपी में होती है वो इसी वजह से कैंसर सेल को टारगेट करती हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो डीएनए रिपेयर है उसमें डैमेज है, प्रॉब्लम है, और दूसरा उसमें जो उसकी खासियत होती है हाई रेप्लिकेशन रेट्स की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम कैल्सिफिकेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो कैल्सिफिकेशन की टाइप्स में कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, स्टेन, HE स्टेन। H से क्या है, हीमाटॉक्सिलिन और एओसिन स्टेन को हम यूज करते हैं। जो हीमाटॉक्सिलिन और एओसिन स्टेन है ये कौन सा कलर आपका देता है, ये आपका बेसिकली ब्लू या पर्पल कलर आपका देता है, जिसकी वजह से जहां पे कैल्शियम की डेपोजिशन हुई होती है, कैल्शियम यहाँ पे जमा होता है तो वो क्या होता है, डीपली बेसोफिलिक अपीयर हो जाते हैं टिश्यूज या ऑर्गन अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसमें हीमाटॉक्सिलिन और एओसिन स्टेन आपको क्या करता है, ये जहां पे कैल्शियम डेपोजिट है उसको डीपली बेसोफिलिक शो करता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसकी जो कैल्सिफिकेशन की बात करें, दो तरह की कैल्सिफिकेशन होती है। नंबर 1
डिस्ट्रॉफिक होती है। देखिए नॉर्मल अगर कैल्शियम की डेपोजिशन आपके डेड टिश्यूज या नेक्रोसिस टिश्यूज में जमा हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, यानी कैल्शियम डेपोजिशन इन डिजीज टिश्यू या अबनॉर्मल टिश्यू। और नॉर्मली इसमें कैल्शियम की डेपोजिशन होती है और ये बेसिकली जहां पे आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है या नेक्रोस्ड है वहीं पे लोकलाइज होती है, वहीं पे कैल्शियम की डेपोजिशन होना स्टार्ट होती है। इसी की एग्जांपल उसने दी हुई है कैल्सिफिक ऑर्टिक स्टेनोसिस में, यानी ऑर्टिक की जहाँ पे स्टीनोस हो गया, जहाँ पे नैरो हो गया, वहां पे डेपोजिशन कैल्शियम की होती है। और दूसरी इसकी कंडीशन के इनके साथ एसोसिएटेड होता है। अगर टीबी कहाँ पे, अगर पेरिकार्डियम यानी हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर कहाँ पे मौजूद होती है, हार्ट की आउटर लेयर होती है। अगर टीबी पेरिकार्डियम की है या टीबी लंग की है, वहां पे भी कैल्शियम की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हमें ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन में मिलती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, और लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस ऑफ क्रोनिक अब्सेसिस में हमें मिलती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। फैट नेक्रोसिस में इन्फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, ये आपका ऐसा एरिया होता है टिश्यूज का जहां पे डेथ होती है, किस वजह से, वहां पे अगर ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। दूसरा अगर थ्रोम्बाई है, थ्रोम्बाई में हमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन मिलेगी। थ्रोम्बाई बेसिकली क्या, ब्लड क्लॉट्स हैं। शिस्टोमेसिस जो बेसिकली पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कंजेनिटल साइटोमेगलोवायरस, और दूसरा हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ये भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। इन तमाम के अंदर हमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन मिलती है। रूबेला जिसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, समोमा बॉडीज, इसके अंदर भी कौन सी कैल्सिफिकेशन मिलती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। और दूसरा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्रस्ट सिंड्रोम। क्रस्ट सिंड्रोम बेसिकली क्या है, आपका एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। और अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ये भी बेसिकली इनमें भी कौन सी मिलती है आपकी कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और फैट के प्लेक्स होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। किस चीज से बने होते हैं, बिल्डअप होते हैं ये फैट और कोलेस्ट्रॉल से। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, सेकंड हमारी जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है। बेसिकली मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, कैल्शियम की जो डेपोजिशन होती है ये आपकी नंबर 1 चीज नॉर्मल टिश्यूज में होती है, और ये नॉर्मल टिश्यू बॉडी के कहीं पे भी हो सकते हैं। लोकलाइज इसमें होना कोई पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि लोकलाइज जस्ट आपकी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। इसी वजह से ये नॉर्मल टिश्यूज में होती है कैल्शियम की डेपोजिशन, और वाइड स्प्रेड होती है, यानी थ्रू आउट ऑर्गन्स होती हैं, जिसके अंदर ये डिफ्यूज और मेटास्टेटिक होती है, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ फैल जा रही होती है। और ये नॉर्मली प्रीडोमिनेंटली ज्यादातर ये कहाँ पे होती है, आपके इंटरस्टिशियल टिश्यूज के अंदर होते हैं। इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ किडनी के अंदर होती है ज्यादातर, और उसके अलावा लंग में और गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि ये वाले जो टिश्यूज होते हैं ये आपका जो एसिड होता है उसको क्विकली लूज कर देते हैं। जब आपका एसिड लूज होगा तो आपकी पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी अल्कलोसिस, अल्कलाइन इन्वायरमेंट होगा। जैसे ही अल्कलाइन इन्वायरमेंट होगा, ये कैल्शियम की डेपोजिशन के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट होता है। इसी वजह से डोमिनेंट आपका इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ किडनी में होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा और लंग में। क्योंकि आपने बताया यहाँ भी लिखा हुआ है जो इंक्रीज पीएच फेवर क्या करती है, कैल्शियम की डेपोजिशन करवाती है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ नेफ्रोकैल्सिनोसिस। नेफ्रो मतलब किडनी की कलेक्टिंग डक्ट्स। जब किडनी का स्ट्रक्चर हम देखें, ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। और ये आपका क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, और ये होता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होता है, कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाती है, इसको बोलते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस। तो उसने बोला नेफ्रोकैल्सिनोसिस में क्या होता है, कैल्शियम की डेपोजिशन होती है किडनी के अंदर, और कौन सी जगह पे, कलेक्टिंग डक्ट्स में। ये क्या करवाती हैं, ये आपकी फिर डायबिटीज इंस्पाइडस करवा देती हैं डिजीज, जो मैंने आपको एंडोक्रोनोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है। और उसके साथ साथ क्या करता है, ये रीनल फेलियर करवा देता है। अब इसकी कॉज की बात करें तो आपकी जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है, कैल्शियम की जो डेपोजिशन नॉर्मली टिश्यूज में कैसे होती है। नंबर 1, अगर कोई पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज का है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो आपका फॉस्फेट लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से अगर सेकेंडरी हाइपरफॉस्फेटेमिया हो रहा है क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से, वहां पे क्या होगा, आपका कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाती है। क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्या, अगर हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है, हाइपर कैल्शियमिया यानी कैल्शियम का लेवल किन कंडीशन में इंक्रीज होता है। नंबर 1,
अगर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है वहां पे कैल्शियम का क्या होगा, लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाएगा। सार्कोइडोसिस जो डिजीज है एक। नेक्स्ट अगर हाइपर विटामिन डी, अगर विटामिन डी का लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, वो कैल्शियम की डेपोजिशन करवा देता है। ये तमाम ऐसी कंडीशन है जो बेसिकली क्या करवाती हैं, आपकी मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन करवा रही होती हैं। समोमा बॉडीज, बेसिकली जो समोमा बॉडीज क्या होती हैं, ये आपकी कंसंट्रिकली लैमिनेटेड कैल्सिफाइड स्फेरुल्स होते हैं। इस चीज का क्या मतलब होता है, ये देखें, ये जो कंसंट्रिकली होती है, ये लेमिनेशन किस चीज से हुई होती है, लेमिनेशन, ये लेमिनेटेड लेयर होती है इनके इर्द गिर्द कौन सी, कैल्शियम की डेपोजिट की, जो क्या बनाती है, दैट फॉर्म सेंट्रल कोर बना रही होती है। और समोमा का मतलब क्या होता है, सैंड लाइक। जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें सैंड लाइक अपीयरेंस नजर आती है, तो समोमा का मतलब क्या होता है, सैंड लाइक, माइक्रोस्कोप में नजर आएगी। अब उसने बोला है कि ये जो समोमा बॉडीज हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स में मिलती हैं। नंबर 1, किस ट्यूमर में मिलती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस लिहाज से एमसीक्यूज आता है कि वो डिफरेंट ट्यूमर पूछ लेते हैं कि इसमें समोमा बॉडीज किस में मिलती हैं हमें। सबसे पहले हम इसके सुपरफिशियल डिस्कस करेंगे ट्यूमर्स को। पेपिलोरी थायराइड कार्सिनोमा, ये बेसिकली पेपिलोरी थायराइड कार्सिनोमा थायराइड कैंसर होता है जो कहाँ से, जो थायराइड के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वहां से अराइज होता है। दूसरा मेनिंजियोमा, मेनिंजियोमा बेसिकली आपका जो मेनिंजिस का ट्यूमर होता है, और मेनिंजिस आपको पता क्या होती हैं, आपके ब्रेन को कवर करती हैं, उनका ट्यूमर को मेनिंजियोमा बोलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, सीरियस ओवेरियन कार्सिनोमा, ये बेसिकली ओवरी का कार्सिनोमा होता है। और ये अराइज कहाँ से होता है, ये बेसिकली अराइज होता है एपिथेलियल सेल्स से अराइज होता है, जो बेसिकली ओवरी की लाइनिंग में पाए जाते हैं। अराइज फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स जो लाइनिंग द ओवरी कर रहे होते हैं। और मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा बेसिकली क्या होता है, जो ये ट्यूमर किस चीज का होता है, मेसोथेलियल सेल्स का होता है। और मेसोथेलियल सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, आपकी प्रोल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, जो प्रोल कैविटी को कवर करते हैं। और प्रोलैक्टिनोमा में आपका समोमा बॉडीज मिलती हैं। प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है, आपका जो प्रोलैक्टिन का जो लेवल है हार्मोन्स का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मली प्रोलैक्टिन किस में इन्वॉल्व होता है, आपकी मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है फीमेल्स के अंदर। एमिलॉइडोसिस आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें देखते हैं क्या होता है। देखें, उसमें होता है आपकी जो एक प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करते हैं एमिलॉइडोसिस में। एमिलॉइडोसिस में क्या होता है, जो अब आपकी अबनॉर्मल जो प्रोटीन्स की फोल्ड होती हैं वो क्या करती हैं, अबनॉर्मल प्रोटीन की फोल्ड्स आपस में जुड़ के क्लम्प बनाती हैं, क्लम्प टुगेदर मिलके क्लम्प बनाती है। और कहाँ पे बनाती हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल पे, आउटसाइड ऑफ द सेल पे। क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी अबनॉर्मल प्रोटीन क्या बनाती हैं, मिलके एक क्लम्प बनाती हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं। उसके बाद ये किस शेप में चेंज हो जाती हैं, ये आपके रिजिड फाइबर में चेंज हो जाती है, उसके उस स्ट्रक्चर की तरह ये फिर चेंज होती है रिजिड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में। और इस रिजिड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फाइबरली फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर डेपोजिशन होती है आपकी प्रोटीन की इन फाइबरली फॉर्म, अबनॉर्मल फाइबरली फॉर्म में। और ये फिर ये एक स्पेसिफिक क्या होती हैं, बीटा प्लेटेड शीट की कॉन्फ़िगरेशन को शो करती हैं, बीटा प्लेटेड शीट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कि एक्स्ट्रा सेलुलर डेपोजिशन होती है प्रोटीन की इन एबनॉर्मल फाइबरली फॉर्म। एबनॉर्मल फाइबरली फॉर्म क्या है, बेसिकली आपके रिजिड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। और बीटा प्लेटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन हमें नजर आ रही होती है। इसके बाद ये क्या करवाती हैं, सेल इंजरी करवाती हैं। और सेल इंजरी के बाद इनकी क्या करवा देती हैं, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं अपोप्टोसिस। अब मैनिफेस्टेशन हमें सिम्टम्स कैसे नजर आएंगी, सिम्टम हमें डिपेंड करेंगी जिस ऑर्गन के अंदर ये एमिलोइडोसिस हुआ है उसकी सिम्टम्स हर की डिफरेंट होगी। तो मैनिफेस्टेशन वेरी करेंगी डिपेंड ऑन द इन्वॉल्व्ड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है। इसमें होता है सबसे पहले क्या होता है, इसमें रीनल इन्वॉल्व होता है। ये एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले तो नहीं है, रीनल में क्या होता है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा देता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें क्या मिलता है, हमें प्रोटीन यूरिन के अंदर मिलती है, उसके अलावा हमें एडिमा मिलता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है। अगर कार्डिक में हार्ट के अंदर अमल्डोसिस हो तो क्या करवा देता है, वो अमल्डोसिस रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जो हार्ट के मसल्स हैं वो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, यानी प्रॉपर हार्ट क्या होगा, फील्ड नहीं हो पाएगा ब्लड से।
इसमें क्या होता है आपका हार्ट को क्या होगा, डिफिकल्टी टू फील ब्लड इन द हार्ट, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है ना, उसके मसल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो जीआईटी में देखें हेपेटोस्प्लीनोमेगली यानी हेपेटिक और स्प्लीन की दोनों की, लीवर और स्प्लीन की साइज इंक्रीज कर देगा। और न्यूरोलॉजिकल यानी सीएनएस में क्या करेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा देगा अगर यहाँ पे डेपोजिशन हो रही है abnormal फॉर्म ऑफ प्रोटीन की। न्यूरोपैथी में हमें वीकनेस, नंब और पेन नजर आती होती है। और अगर मस्कुलोस्केलेटल की बात करें तो इसमें क्या होगा, मसल्स की इनलार्जमेंट हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया का मतलब क्या है, इनलार्ज टंग को बोलते हैं, टंग आपकी इनलार्ज हो जाती है। उसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है इसकी वजह से। कार्पल टनल सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो मीडियन नर्व है सप्लाई कर रही होती है वो क्या होती है, स्क्वीज दब जाती है। और उसके अलावा स्किन में हमें वैक्सी थिकनिंग नजर आएगी और इजीली ब्रूज हो जाएगा, बहुत जल्दी इंसान को स्किन पे निशान पड़ जाएंगे। अब एमिलॉइड के डेपोजिट तो हो चुका है आपके ऑर्गन्स में, अब इसको हम स्पेसिफिक स्टेन के जरिए देख रहे होते हैं, स्पेसिफिक स्टेन यूज करते हैं एमोलॉइड डेपोजिट को देखने के लिए। यहाँ पे लिखा है एमोलॉइड डेपोजिट को विजुलाइज यानी देखने के लिए हम कांगो रेड स्टेन यूज करते हैं, जो इसको रेड और ऑरेंज कलर ऑन नॉन पोलराइज लाइट पे देती है। और दूसरा ये क्या कहती है, हम एमोलॉइड को डेपोजिट को हम एप्पल ग्रीन बी फ्रिंजेंस यूज करते हैं, जो हमें पोलराइज लाइट पे हम यूज करते हैं, उसका कलर देती है एप्पल ग्रीन बी फ्रिंजेस का। अगर हम हिमोटॉक्सिलिन और एयोसिन यानी एच से क्या, हिमोटॉक्सिलिन, ई से एयोसिन स्टेन यूज करते हैं, ये हमें अमॉर्फस पिंक कलर देती है जहां पे एमोलॉइड के डेपोजिट हुआ हुआ। एमोलॉइडोसिस की बात करें तो सिस्टेमिक एमोलॉइडोसिस में क्या होता है, एक प्राइमरी या दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी एमोलॉइडोसिस बेसिकली क्या होता है आपका, ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में। और जबकि सेकेंडरी एमोलॉइडोसिस आपका बेसिकली क्या होता है, लेस कॉमन होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब बेसिकली इसमें प्राइमरी एमोलॉइडोसिस एएल की डेपोजिशन होता है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन है फ्रॉम आईजीई की इम्यूनोग्लोबुलिन जी की लाइट चेन, इसमें डेपोजिट होती है एएल जिसे बोलते हैं। और ये हमें कहाँ पे मिलता है, हमें प्लाज्मा सेल की अगर डिस्क्रेसिस हुई हो, जिसका एग्जांपल है मल्टीपल माइलोमा, जो मैंने आपको हेमाटोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है, उसमें हमें नजर आएगा। उसके अलावा हमें कहाँ पे नजर आएगा, वेल्डर्न-स्टोन माइक्रोग्लोबिनीमिया में नजर आएगा, ये प्राइमरी एमोलॉइडोसिस। जबकि सेकेंडरी एमोलॉइडोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कब होता है, अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म क्या रहे, पेशेंट को लॉन्ग टर्म नियोप्लेजिया रहे नंबर 1, या उसमें कोई इन्फ्लामेटरी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन चल रही हो, उसमें हमें नजर आता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली डेपोजिट होती है जो सीरम एमोलॉइड की ए होती है प्रोटीन, वो हमें नजर आती है, इसी वजह से ए बोलते हैं। ये हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इरिटेबल बाउल डिजीज में, फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर में नजर आता है और प्रोट्रैक्टेड इन्फेक्शन में नजर आता है। सिस्टेमिक अगर एमएलडियोसिस की बात करें तो इसका जो थर्ड है हमारे पास ट्रांसथायरेटिन एमएलडियोसिस। बेसिकली इसमें क्या अकामुलेशन किस चीज़ की होती है, जो एफिब्रिली प्रोटीन ट्रांसथायरेटिन, ये बेसिकली लीवर के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, जो किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करती है, ये आपके ट्रांसपोर्ट करती है थायरॉक्सिन को। अब ये क्या बेसिकली इसकी स्पोर्डिक फॉर्म की बात करें, जो वाइल्ड टाइप थायरोटीन जो प्रोटीन होती है वो नजर आती है, जो ये स्लो प्रोग्रेसिव होती है नंबर 1, और ये हमें एसोसिएटेड विद एजिंग के साथ मिलती है। और इसके अलावा ये हार्ट को क्या करती है, अफेक्ट कर सकती है। जिसमें हमें सेकंड की बात करें तो दो हेरिडेटरी, देखें ये स्पोर्डिक का मतलब होता है जिसकी कोई भी अंडरलाइन हमें कोई भी हेरिडेटरी पीछे से कोई कॉज ना यानी ट्रांसमिट ना हो रही हो पेरेंट्स टू चाइल्ड। जबकि हेरिडेटरी आपकी बेसिकली क्या होती है, आपकी इनहेरिटेड यानी आपकी पेरेंट से आ रही होती है। इसमें ये म्यूटेटेड ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन होती है, ये क्या होती है, ये फैमिलियल एमिलॉइड हमें न्यूरोपैथी मिलती है, सेकंड हमें इसमें कार्डियोमायोपैथी मिलती है। यानी बेसिकली पोलीन्यूरोपैथी इसमें सीएनएस और आपके हार्ट के सीवीएस सिस्टम को अफेक्ट करती है। अब जो डायलिसिस पेशेंट एक आपका सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज का, उसका डायलिसिस चल रहा है। जब उसका डायलिसिस चल रहा है तो उसके अंदर क्या बीटा माइक्रोग्लोबिन जो अबनॉर्मल प्रोटीन है वो अकामुलेट हो जाती है। इसी वजह से हमें डायलिसिस रिलेटेड एमएलडियोसिस में क्या मिलती है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिनीमिया ग्लोबन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबन। ये हमें कौन से पेशेंट में निकले, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज का पेशेंट हो या पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायलिसिस की बात करें तो अल्जाइमर की डिजीज है, उसके अंदर में कौन सी अबनॉर्मल प्रोटीन मिलेगी, बीटा एमोलॉइड प्रोटीन, जो बेसिकली कहाँ से आ रही थी, ये क्लीव्ड फ्रॉम, यानी कहाँ से आ रही है, एमोलॉइड प्रिकॉर्सर जो प्रोटीन है
APP जो नॉर्मल कौन से क्रोमोसोम पे मौजूद होती है, क्रोमोसोम 21 पे। इसी वजह से अल्जाइमर का डिजीज डाउन सिंड्रोम में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों डाउन सिंड्रोम में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्योंकि डाउन सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम 21 डैमेज होता है। इसी वजह से एमाइलॉइड प्रिकॉर्सर प्रोटीन भी क्रोमोसोम 21 पे होती है। तो यहाँ से बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन आती है आपकी एमाइलॉइड प्रिकॉर्सर प्रोटीन पे जो क्रोमोसोम 21 पे होती है। इसी तरह अगर आइसोलेटेड एट्रियल एमल्डियोसिस की बात करें, जो बेसिकली आपके एट्रिया की बात कर रहा हार्ट के, उसके अंदर एंटी न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड्स की अकोमुलेशन हो जाती है। जो प्रोटीन है ये कॉमनली जैसे जैसे एजिंग, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो क्या होगा, उसमें बढ़ने अकोमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये एट्रियल फिब्रिलेशन करवा देती है आपकी ANP। तो ए से ANP याद रखना और ए से एट्रियल फिब्रिलेशन। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो इसमें कौन सी अबनॉर्मल प्रोटीन होती है? आइलेट्स ऑफ एमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड। आइलेट्स ऑफ एमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड ये बेसिकली क्या होती है, इसमें अमाइलिन की डेपोजिशन कहाँ पे होती है? पेंक्रियाटिक आइलेट के सेल। जो पेंक्रियाटिक आइलेट्स बेसिकली क्या है, ये पेंक्रियाटिक सेल है जिसे हम लेंगरहांस भी बोलते हैं, लेंगरहांस। वहां पे क्या होती है? आइलेट एमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। अब मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा की बात करें तो ये बेसिकली आपके जो ट्यूमर सेल हैं वो स्क्रीट करते हैं कैल्सिटिनोन। कैल्सिटिनोन बेसिकली क्या होता है, आपके जो कैल्शियम है उसको हीमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होता है। नॉर्मल कैल्सिटिनोन क्या करता है, आपके जो कैल्शियम का लेवल है उसको डिक्रीज करता है। टॉपिक है वो क्या है? इन्फ्लामेशन।